ओके एनीवे बाकी ये चीज़ें आप लोग अपने आप से खुद भी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाते रहिए और आप सभी लोग उस लेवल पे हैं कि अपने अपने टाइम को और अपने अपने विल पावर को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना अपना जो भी शेड्यूल है तैयारी करने का उसको आप बना सकते हैं। बट मेरी तरफ से आप सभी लोगों का रिकमेंडेशन यही है कि लास्ट के 10 डेज बचे हुए हैं आईसीआर के एग्जाम्स में, तो सबसे पहले आप लोग जितना अभी तक चाहे डीबीटी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आईसीआर के लिए कर रहे हैं, उनके दोनों लोगों के लिए अभी यही कॉन्सेप्ट है कि जो टॉपिक आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, चाहे वो केवीएस पीटी वाले बैच से पढ़ा है, चाहे अभी आप जो पढ़ रहे हैं सीएसआईआर के उससे पढ़ा है, या आपने पहले से भी सेल्फ स्टडी किया हुआ है, उन सारे टॉपिक को पहले आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर आपका रिवीजन करने के बाद टाइम को बच जाता है देन आप कुछ न्यू टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिवीजन पे ही फोकस कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए प्रोडक्टिव होगा। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ने का भी कोई फ़ायदा भी नहीं निकल पाएगा, पढ़ा पढ़ाया टॉपिक से भी क्वेश्चंस आएंगे और आपसे गलती हो जाएगी जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। सो कोशिश कीजिए कि जितना कभी आपने सिलेबस को पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से पहले रिवीजन कीजिए। ओके, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। आज की क्लास थोड़ी हो सकती है कि आप लोगों के लिए वैसा लग सकता है और टाइमिंग भी ज़्यादा लग सकती है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस को लेकर के और पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशंस को लेकर के। फाइनली हमारे पास अभी जो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अब इस तरीके से रेडी हो चुका है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में या टीसीए साइकिल में या क्रेब साइकिल में एंट्री कर सकता है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने इवनिंग वाले क्लास में देखा था कि बेसिकली किस तरीके से पायरुवेट का दैट इज़ द डिकार्बोक्सिलेशंस हो रहा है और किस तरीके से पायरुवेट से स्टाइल कोलिन का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे, जिससे बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल साइकिल होता है, सेंट्रल एक तरीके का आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म के थ्रू निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसका सबसे बड़ा क्या है, ये हब होता है, दैट इज़ द टीसीए साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ से निकलने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे एनर्जी करेंसी वाले, उन सबका फर्दर जा करके जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, निकलती है। तो आज की पूरी क्लास जो होगी वो टीसीए साइकिल पे और उसके थ्रू होने वाले जो प्रोसेस हैं उनके बारे में, एज वेल एज दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशंस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का पूरा फाइनल टच दिया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि टाइम के पहले आपका अच्छे तरीके से ख़त्म हो सके। सो होपफुली कि आप सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और आवाज़ भी ठीक से सुनाई दे रहा है। एक बार आपको कंफर्म कर लीजिए कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोगों को ठीक से स्क्रीन और वॉइस सुनाई दे रही है, मतलब क्लियर आ रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, पता नहीं लोग सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए नहीं जवाब दे रहे हैं या फिर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आई डोंट नो, बट अगर सब लोग रिप्लाई कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग। अच्छा, ओके। सो सिट्रिक एसिड साइकिल्स को ट्राई कार्बोजिलिक एसिड साइकिल्स या क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, और ये साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए सेंट्रल पाथवे या सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे माना जाता है, जहाँ से कि मैक्सिमम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने से मीन्स मेटाबॉलिज्म होने से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसके कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल्स को आप एम्फीबोली पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके की प्रोसेस होती रहती है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना और ब्रेकडाउन होने से जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके थ्रू किसी डेरिवेटिव्स मॉलिक्यूल्स का बनना, मीन्स लार्ज कम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना। तो एनाबॉलिक और केटाबॉलिक दोनों टाइप के रिएक्शंस यहाँ पे होते रहते हैं, दैट इज़ वाई सिट्रिक एसिड साइकिल को आप एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे हम लोग आगे चल करके कि कौन-कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका कि सिंथेसिस हो रहा है, कौन-कौन से मॉलिक्यूल है जिनका कि ब्रेकडाउन हो रहा है। कॉन्सेप्ट के लिए आप ये समझ जाइए कि एम्फीबोलिक का मतलब यही होता है कि ऐसे पाथवे या ऐसा साइकिल जहाँ पे दोनों टाइप के रिएक्शंस साथ-साथ में हैपन हो रहे हों, दैट मीन्स कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो उसको आप एम्फीबोलिक के नाम से जानते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को आप एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको बता दिया गया। द एंटायर सेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का 2 रीजन होता है, जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, और इसके डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले स्ट्रक्चर्स के नाम के बेसिस पे आप इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एक जिसको आप क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, और दूसरा आप इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे जो होगा अलग चीज़ तरीके होती हैं। ये जो आपका है दैट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, और ये आपका है दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन कहलाता है।
यहाँ पे पूरा का पूरा वो सारा का सारा एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, आयन्स वो सब कुछ पाए जाते हैं जो कि इस टीसीए साइकिल में को चलाने के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो एंटायर जो सेट होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि आपका टीसीए साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलने वाली क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि साइक्लिक पाथवे होती है और एम्फीबोलिक नेचर का होता है। मीन्स दोनों टाइप के यहाँ पे रिएक्शंस पाए जाते हैं। एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि आपका पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से बना हुआ है, डोनेट इट्स एसिटाइल ग्रुप टू द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसीटेट टू फॉर्म द 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टीसीए साइकिल में फर्स्ट जो आपका कंपाउंड है जो कि इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्या करेगा, रिसीव करता है, वो उसका नाम क्या है, दैट इज द ऑक्जेलोएसीटेट जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है। इन दोनों का मिल करके कंडेंसेशन रिएक्शंस होता है जहाँ पे दो कंपाउंड जो कि एक 4 कार्बन का और एक 2 कार्बन का कंपाउंड होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक 6 कार्बन का कंपाउंड क्या करते हैं, बनाते हैं। इसका नाम है सिट्रेट। तो सिट्रेट को आप सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो चूंकि इस साइकिल में सिट्रिक एसिड का सिंथेसिस होता है, दैट इज वाई आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये सिट्रिक एसिड साइकिल्स में आप देखेंगे ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दैट इज वाई आप इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। So first step of a TCA cycle is what? That is the condensation of a two carbon compound, that two different carbon compound. One is containing 2 carbon, another is containing 4 carbon, and it's a kind of a condensation reaction where it forms 6 carbon compound known as the citrate. So basically, citrate contain 3 carboxylic group in their compound structure. That is why it is known as the tricarboxylic acid cycle. That is the tricarboxylic acid. नेक्स्ट आपको यहाँ दिया जा रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि जब इस कंपाउंड का ही ज़रूरत होती है टीसीए साइकिल को चलाने के लिए, कह सकते हैं कि ये आपका एक एंट्री पॉइंट होता है, मीन्स एंट्री कार्बन कंपाउंड कहलाता है। और ये आपका मॉलिक्यूल इन तीनों के ही ब्रेकडाउन से बन सकता है। मतलब सोर्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कैन बी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मीन्स वॉट, टीसीए साइकिल चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए होगा। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल नहीं है, आप काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से कोई मील नहीं लिए हैं, स्टार्व कंडीशन में हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में प्रोटीन भी नहीं होगा तो फिर फैट नहीं होगा तो ये प्रोटीन के डेरिवेटिव्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स भी एसिटाइल को एंजाइम ए को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ऐसा प्रोड्यूस होता है या करते हैं तो टीसीए साइकिल क्या होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टीसीए साइकिल बेसिकली आपके जो सेलुलर रेस्पिरेशंस होते हैं उनका सेंट्रल पाथवे होता है और रेस्पिरेशंस की प्रोसेस कभी भी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यूसली आपकी चलने वाली क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपका इस प्रोसेस को, मतलब इस साइकिल को चलते रहना ज़रूरी होता है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों में से कोई भी मॉलिक्यूल्स आपका एसिटाइल कोएंजाइम बना सकता है और ये स्टाइल कोएंजाइम ए आपका टीसीए साइकिल को चला सकता है। तो आप कह सकते हैं कि टीसीए साइकिल को चलाने के लिए नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट इज रिक्वायर्ड, इट कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड बाय फैट प्रोटीन्स टू। इन दोनों से भी इस साइकिल को ऑपरेट किया जा सकता है बिकॉज ये दोनों भी आपके स्टाइल कोएंजाइम ए को बनाते हैं। साइकिल जो होगी, जैसा कि आपको कल भी बताया था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और उन दोनों पायरुविक एसिड का क्या होगा, पीडीएच एंजाइम के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन होकर के 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ईच टर्न मीन्स एक साइकिल चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखिए 1 एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल ग्रुप का फार्मूला आपने यहाँ पे देखा हुआ था, कल भी आपको पढ़ाया था। 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, इंटर्स एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर आपने अलग से देखा था और एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन आपने अलग से देखा था। जब आपका पायरुवेट का उस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, एक कार्बन आपका वहाँ पे निकल जाता है, तो बनने वाला जो ग्रुप होगा आपका एसिटाइल ग्रुप हो जाता है। और जब वो एसिटाइल को मतलब कोएंजाइम ए से जुड़ता है तो वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। तो एक एसिटाइल ग्रुप एंटर करता है एज एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लीव। एक साइकिल में 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके निकलेंगे 2 CO2 मॉलिक्यूल्स, और
एक आपका स्टाइल कोएंजाइम क्या होगा, एंटर होगा एक साइकिल के लिए, राइट। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलोसिटेट इज यूज्ड टू फॉर्म सिट्रेट। यहाँ पर आपको बताया गया कि एक आपका ऑक्जेलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, स्टाइल कोएंजाइम इससे क्या करता है, रिएक्शन करके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक साइकिल में, मतलब एक बार वो टीसी साइकिल चलेगा, उसके लिए आपका एक ऑक्जेलिक एसिड की क्या होगी, ज़रूरत होगी, जो कि पहले से ही सेल में पाई जाती है। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज रीजनरेटेड। एक ही साइकिल में आपका एक जो ऑक्जेलिक स्टेट होगा वो फिर से साइक्लिक फॉर्म में आकर क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट से आपसे सवाल बना करके पूछा जाता है कि सपोज अगर आपको 15 साइकिल चलाना है टीसीए साइकिल, तो नंबर ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट मॉलिक्यूल्स विल रिक्वायर्ड बी। अगर आपको कोई प्रोसेस हो रही है जहाँ पे 15 साइकिल आपको चलानी है टीसीए साइकिल को, 15 टाइम्स टीसीए साइकिल, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट विल रिक्वायर्ड। आपके तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, सवाल से पहले मैंने स्टेटमेंट आपको दिया कि एक टीसीए साइकिल में एक टर्न को चलाने के लिए एक ऑक्जेलोस्टेट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यूज होता है, और वो एक आपका ऑक्जेलोस्टेट क्या होगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। सो इफ वी वांट टू ऑपरेट 15 टाइम्स टीसीए साइकिल, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्जेलोस्टेट मॉलिक्यूल्स विल रिक्वायर। ओके, कुछ लोगों ने आंसर दिया 15, कुछ लोगों ने आंसर दिया 1। तो दोनों लोग अपना अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। वेरी गुड। और जो 15 बोलना चाहते हैं वो बता सकते हैं। ओके, और कोई बताना चाहता है। क्या सब लोगों को सवाल और सब लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर सबसे उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक दो बता करके क्वेश्चंस पास कर दे। हम्म। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलनी है आपको, यहाँ पे वो लिख करके नहीं आएगा कि हाँ बाद में चलेगा, रुक के चलेगा, कॉन्टिन्यूस चलेगा। आपको सिंपल सवाल दिया जाएगा जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि अगर आपको सपोज एन नंबर ऑफ साइकिल अगर आपको चलाना, मैंने यहाँ पे 15 नंबर आपको दे दिया था, अगर आपको एन नंबर ऑफ साइकिल अगर चलाना है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सिलरी स्टेट विल बी रिक्वायर फॉर दैट साइकिल। तो ये आपसे क्वेश्चन की डिमांड की जाती है। चलिए, टाइम को लॉस नहीं कर देंगे बिकॉज टाइम की बहुत क्राइसिस है। जिन लोगों ने समझ लिया अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से समझे और इस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि यहाँ पे नेट जो गेन है या लॉस है, वो दोनों क्या है, आपका ज़ीरो है। एक स्टेट का मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो रहा है, लग रहा है, और एक ही स्टेट का मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, रीजनरेट हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर पूरे इस साइकिल में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लगा और उसी से फिर आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है साइकिल। तो अगर एक मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास ऑक्सिलरी स्टेट है तो उससे आप एन नंबर ऑफ, मीन्स इनफाइट नंबर ऑफ ऑक्सिलरी स्टेट क्या करते हैं, चला सकते हैं। उसकी ज़रूरत, एक बार जब, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप यही तो आपको बता, अभी आप साइकिल भी देखेंगे, सवाल को समझिए।
एक बार जब ऑक्जेलस स्टेट आपका यूज हुआ और फिर उसी साइकिल में फिर से वो रीजनरेट हो गया, तो आपको सिर्फ फर्दर स्टाइल कोएंजाइम ए चाहिए, बार बार आपको ऑक्जेलस स्टेट नहीं चाहिए। आपको दूसरी साइकिल चलाने के लिए फिर से क्या चाहिए होगा, स्टाइल कोएंजाइम ए आएगा, फिर से वो क्या करेगा, उसे रिएक्ट कर जाएगा, फिर से वो रीजनरेट होगा, फिर से आएगा, फिर चल जाएगा। तो टीसीए साइकिल को चलाने के लिए एक ऑक्जेलस स्टेट मॉलिक्यूल्स भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टीसीए साइकिल को चला सकता है। वहां पे हर रीजनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसी लिए हो रहा है। बीच में चल करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, लेकिन जब फाइनल स्टेट टीसीए साइकिल का देखेंगे तो वहां पर आपको देखेगा फिर से रीजनरेट हो गया। और रीजनरेट जब होता है फिर जाकर के वहां पे रिएक्ट कर जाता है एस्टाइल कोएंजाइम से। ये खत्म होने वाला कंपाउंड नहीं है, उसका फॉर्मेशन और उसका कॉम्बिनेशन दोनों कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। हाँ। वाह भाई वाह। आपको टीसीए साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए अमित? टीसीए साइकिल को चलाने के लिए क्या चाहिए? जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो रही है, दैट इज द सोर्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको हमेशा चाहिए, बट ऑक्जेलस स्टेट आपको एक टाइम अगर यूज हो गया तो उसी से आप काम करते रह सकते हैं। आप बाहर से ऑक्जेलस स्टेट लेते हैं क्या? नहीं ना। आपकी बॉडी में जो है उसी से काम चल रहा है, बाहर से ग्लूकोज लेते हैं। और अल्टीमेटली ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है अमित। तो आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपको चाहिए स्टाइल कोएंजाइम ए। आपको स्टेटमेंट ये नहीं दिया गया कि स्टाइल कोएंजाइम ए एक ही चाहिए होगा, आपको दिया गया ऑक्जेलस स्टेट चाहिए एक, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्ट करके कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है सिट्रिक एसिड। उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक होगी। एक साइकिल के लिए एक चाहिए होगा, जितना नंबर ऑफ साइकिल चलेगा उतना आपको। जी हाँ, अगर स्टाइल कोएंजाइम ए के लिए पूछा जाता, सो नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टाइल कोएंजाइम ए। जितनी साइकिल आपको चलानी होगी उतना आपको स्टाइल कोएंजाइम चाहिए होगा। ठीक है। नीचे की जो लाइन लिख रखी है ये आपको दोनों का समअप है। नो नेट रिमूवल ऑफ ऑक्जुलर स्टेट अकर्स, मतलब इस पूरे साइकिल में कोई भी रिमूवल आपका नहीं हो रहा है ऑक्जुलर स्टेट का। जो लग रहा है वही फिर से बन जा रहा है, जो बन रहा है फिर वही से लग जा रहा है। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि एक ऑक्जुलर स्टेट के मॉलिक्यूल से टीसीए साइकिल इनफाइनाइट साइकिल तक चल सकती है। राइट। सिट्रिक एसिड साइकिल्स को टोटली अगर देखा जाए तो 8 स्टेप का ये प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस होती है जहाँ पे 8 स्टेप्स होते हैं। और जिनमें से 4 जो स्टेप्स होते हैं वो बेसिकली आपके क्या हैं, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस होते हैं। बाकी जो होंगे आपके हाइड्रोजनेशंस के होंगे और इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशंस का होगा। यहाँ पे आप इसका फुल लेंथ व्यू देख सकते हैं पूरे टीसीए साइकिल का, कि टीसीए साइकिल में क्या क्या फिनोमेना हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आपका स्टाइल कोएंजाइम ए जो है वो आया कहाँ से है, पायरुविक एसिड से, जिसका कि कल आप लोगों ने देख रखा था। तो पायरुवेट से आपने पढ़ा है पीडीएच हार्मो एंजाइम के प्रेजेंस में ये बेसिकली क्या बनाता है, स्टाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बना और पायरुवेट जब आपका बना था, तो पायरुवेट में आपने देखा था यहाँ पे 3 तरीके के कार्बन थे, जिसको पहले यहाँ पे समरी कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं से सवाल आगे आगे आकर बनेगा। ये पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन जब हुआ तो ये वाला आपका CO2 मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब यही दोनों जो ग्रुप थे ये ग्रुप कहलाते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या कहलाते हैं? एसिटाइल ग्रुप। और ये एसिटाइल ग्रुप आपका जा करके कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है वो ग्लूकोज के कौन से कार्बन से आया हुआ है? 5 and 2।
इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कार्बन कौन है? यही जो स्ट्रक्चर मैं आपका बनाया हुआ हूँ। मतलब पायरुविक एसिड के कीटोन वाला कार्बन और इसके बाद मिथाइल वाला कार्बन, यही है ना? ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका पूरा पायरुविक एसिड था, जहाँ पे आपका ये क्या था 4 1, और ये आपका क्या है 6, सॉरी 4 3 6 एंड 1, ये कॉम्बिनेशन था। तो ये वाला आपका जो 4 एंड थर्ड वाला कार्बन सी डबल ओ था, ये आपका एज ए CO2 के रूप में यहाँ पे निकल गया था इस वाले रिएक्शन में। तो आपके पास बचा क्या है पायरुविक एसिड का? सिर्फ ये एस्टाइल ग्रुप, और ये जाकर के थायोल बॉन्ड से आपका कोएंजाइम ए के साथ में जुड़ गया है, तो इसको आप बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस वाले पूरे कार्बन के कंपाउंड को पिंग कर दिया गया है, ये समझाने के लिए कि अगर आप रेडियो लेबलिंग करते हैं कार्बन के कंपाउंड को ग्लूकोज के केस में, तो कहाँ तक जा करके वो रेडियो लेबल वाला कंपाउंड आपको दिखाई देगा और कहाँ जा करके वो खत्म हो जाएगा, कितने साइकिल के बाद आपको वो दिखाई देगा। अगर पहला साइकिल चलाते हैं तो क्या CO2 मॉलिक्यूल जो निकल रहा है या फिर आपका ऑक्सीजन स्टेट जो बन रहा है, क्या उसमें आपको वो रेडियो लेबल वाला दिखाई देगा या नहीं देगा? ये सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो देखते रहिएगा पिंक वाला कार्बन कहाँ कहाँ पे जा रहा है। और वो जो पिंक वाला कार्बन है वो बेसिकली आपका पायरुवेट से आया है। पायरुवेट से जो कार्बन आए हैं उनके सोर्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली है। तो पहला रिएक्शन जो होगा वो बेसिकली कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन होता है यहाँ पे, और ये आपका एक 2 कार्बन का कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए। सेल्स में पहले से ही पाए जाने वाले कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट, जहाँ पे ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, 1 2 3 4, जिसे आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, राइट? तो यहाँ पे 2 आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई देगा। इन दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या होता है कंडेंसेशन होता है। ये आपका इस तरीके से यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड क्या हो बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 आपको दिखाई देते हैं क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज़ वाई आप इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका CH3COO आया, अब आकर के जो कीटोन ग्रुप था क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो कह सकते हैं कि ये जो आपका पिंक वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा किससे आया हुआ है? पायरुवेट से। और पायरुवेट के कौन-कौन कार्बन है? ये वाले, ये कार्बन और ये कार्बन। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक वाला दिखाई दे रहा है, वो ग्लूकोज के कार्बन नंबर 5 और 2 का है, और जो CH2 वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, वो ग्लूकोज के 6 एंड 1 वाले कार्बन का है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपका सिट्रेट सिंथेज एक आपका एंजाइम है, जिस एंजाइम के हेल्प से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। अगर यहाँ पे एच आ जाएगा तो सिट्रिक एसिड बोलेंगे। चूँकि सेल्स में सारे के एसिड जो होते हैं वो आयनाइज़ फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको आयंस के फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि आपका क्या है? सिट्रेट है। ओके। तो पहला जो रिएक्शंस है वो बेसिकली कैसा है? कंडेंसेशन टाइप का। यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिख भी रखा है, पीडीएफ आपको मिलेगा। तो मिथाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड टू द मेथिलीन इन द सिट्रेट। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH2 है, तो ये एल्केन था और ये एल्कीन हो गया, दैट इज वाई वो मिथाइल था तो ये मिथीन हो गया या मिथाइलिन हो गया। तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, और आपका जो कीटोन वाला कार्बन था वो कैसा हो गया? दैट इज द कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस रिएक्शंस को आप क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अ TCA cycle is form citric acid by the condensation of a oxaloacetate, which is 4 carbon compound with the acetyl coenzyme A containing 2 carbon compound. So this is called condensation reactions or Claisen condensation reaction in which citric acid is formed. तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सिट्रिक एसिड से का कैसे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शंस होता है वो डिहाइड्रेशन या रीहाइड्रेशन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि OH ग्रुप ऑफ सिट्रेट repositions in isocitrate to set up a decarboxylations in the next step। जो आपका ये OH ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये OH ग्रुप आपका क्या होता है? फिर से रीओरिएंट होता है, मतलब रीपोजिशन उसका बनता है, पोजिशन उसके चेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एकोनिटेज के हेल्प से ये आपका जो है वो किसमें बनेगा? सिस एकोनिटेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, ये वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखिए तो यहाँ पे OH लगा हुआ था, तो ये OH वाले बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और डबल बॉन्ड आ गया। फिर आपका ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये ट्रिपल कार्बोनिलिक हो गया, और इस वाले कार्बन से आपका ये एच यहाँ पे आकर के जुड़ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस
सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बनने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो एकोनिटेज होता है। और यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, एलिमिनेशन हुआ। और वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के साथ साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या हुआ, रीओरिएंटेशन हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकला, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, और इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है सिर्फ यहाँ आया। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ से आपका एक O और यहाँ से आपका H2 निकल करके H2O मॉलिक्यूल निकल गया, और बाकी आपका यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड बन करके हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ, रिमूवल हुआ। चूंकि ये रिएक्शन आपके रिवर्सिबल होते हैं तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग दोनों होता रहता है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसे आप डिहाइड्रेशन बोलेंगे, रिवर्स रिएक्शन में जाएगा तो उसे आप रिहाइड्रेशन बोलेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल भी सकता है और लग भी सकता है। मीन्स वॉट, अगर सिट्रेट से आपको सी सेकेंडेड बनाना है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकलेगा। और अगर आपको सी सेकेंडेड से फिर से क्या बनाना है, सिट्रेट बनाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लगेगा। तो इसे आप रिहाइड्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सिस एकोनिटेट जो कि एक आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ट्रांसिएंट कंपाउंड होता है, और वहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है। नेक्स्ट स्टेप में अगला जो साइकिल है वो आपका वहाँ पे फिर से रिहाइड्रेशन का होता है, और इसको भी एकोनिटेज ही एंजाइम कैटालाइज करता है। ये बेसिकली दो दो ही स्टेप के, सेकेंड स्टेप के पार्ट दो हैं, ए एंड बी, आपको ब्रैकेट में लिख के भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, 2A और 2B। कौन सा कार्बोक्सिल, अच्छा ओके। यहाँ से ऑक्सोलो स्टेट से, दिखाई दिया। अभी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा था, अच्छा क्लियर तो ये विजुअल है। तो यहाँ से आपका कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, यहाँ से आपके दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप गए, और यहाँ से आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, तो यहाँ पे तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। इन दोनों मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन हुआ, प्लस हुआ यहाँ पे, जा करके आपका ये बना, ठीक है। उसके H2O मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होगा जब आपका सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बनेगा, जो कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जब इसका, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ आपको एरो दिखाया जा रहा है। अगर जब आपका सिस एकोनिटेट से सिट्रेट का सिंथेसिस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लग जाएगा, और अगर इससे इसका होगा तो यहाँ पे निकलेगा। और इस रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन है ये, कंडेंसेशन, ये वाला दोनों जो रिएक्शंस, ये वाला सबस्ट्रेट आपका जाएगा यहाँ पे, और ये इसके साथ में यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहा है वो कंडेंसेशन हो रहा है। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस में H2O मॉलिक्यूल्स लगेंगे। जब भी कोई दो कंपाउंड का जुड़ना होगा तो वहाँ पे आपके दो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये H2O मॉलिक्यूल्स है जो कि लग रहा है, और यहाँ से आपका स्टाइल कोएंजाइम निकल रहा है, ये इस वाले का सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्रुप आया है। तो पहले स्टेप में आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला, दूसरे स्टेप में भी वाटर मॉलिक्यूल आपका निकला, तीसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल लग रहा है, मतलब यहाँ पे रिहाइड्रेशन हो रहा है। तो सिस एकोनिटेट से जब आपका आइसोसिटेट बनेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे भी आपका जो एंजाइम काम करेगा, एकोनिटेज ही काम करेगा। तो इसमें और इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके साथ में दिखाई दे रहे थे, जबकि यहाँ पे दो के बाद तीसरे वाले का कार्बन का जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था, अब वो नीचे की तरफ आ गया, मतलब अभी चार कार्बन की लेंथ बन गई, जबकि यहाँ पे तीन कार्बन का ही लेंथ था। जो चेन था वो तीन कार्बन का था, यहाँ पे चार कार्बन की लेंथ हो गई है, चार कार्बन दो आपके कार्बोनिल ग्रुप। तो इस तरीके से कार्बन की लेंथ जो है बड़ी है सिट्रेट में और सी सेकोनिटेट में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा समझना रहेगा, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा था सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के स्ट्रक्चर को देख करके, कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका सिट्रेट का है और कौन सा स्ट्रक्चर आइसोसिट्रेट का है।
तो ध्यान दीजिएगा, सिट्रेट को आप ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल बोलते हैं। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके जो हैं वो इस तरीके से हैं कि कार्बन जो पेरेंट कार्बन चेन है वो भी 3 कार्बन का ही है। नंबरिंग आप चाहे इसको यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 या फिर यहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि दोनों तीनों तरफ लगे हुए हैं। तो 3 कार्बन की आपकी पेरेंट चेन है और तीनों कार्बन से ही जुड़े हुए आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। ये आपका सिट्रेट का है। आइसोसिट्रेट की अगर बात करेंगे तो ये और ये इसका आपस में आइसोमराइजेशन हुआ, मतलब आइसोमेरिक फॉर्म है ये। तो यहाँ पे जो कार्बन की चेन थी वो 3 कार्बन के बजाय 4 कार्बन की चेन हो गई, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आपका तीनों कार्बन से लगा था अब यहाँ पे 2 ही कार्बन से लगे हुए हैं। तो अगर आपसे फिर से इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप इसको समझ पाएंगे कि कौन सा आपका सिट्रेट है और कौन सा आपका आइसोसिट्रेट है। तो आइसोसिट्रेट और सिट्रेट ये एक दूसरे से आपस में आइसोमराइजेशन का फिनोमेना शो करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, दैट इज 6 और कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, सिर्फ ओरिएंटेशन का दिक्कत है। सो नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट से अब आपका बेसिकली जो फॉर्मेशन होगा दैट इज द अल्फा कीटोब्यूटेरेट। तो अभी तक आपने देखा कि 2 कार्बन 4 कार्बन मिलकर के 6 कार्बन का बनाया। अब ये 6 कार्बन के कंपाउंड से बेसिकली 4 कार्बन के कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपका CO2 मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। तो डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, परफॉर्म होगी। तो 6 कार्बन से पहले 5 कार्बन बनेगा, फिर 4 कार्बन आएगा। तो पहले 5 कार्बन बना 1 2 3 4 5। यहाँ पे कहता था 6 कार्बन था, 6 कार्बन से अब 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जो कि एक तरीके का क्या है, रिडक्शन इन कार्बन नंबर है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि TCA साइकिल में फर्स्ट कार्बन रिडक्शन कौन से स्टेप में होता है या उसको कटालाइज करने वाला एंजाइम क्या है। तो कार्बन रिडक्शन का मतलब यही है कि स्टार्टिंग से ही TCA साइकिल में 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। तो 6 कार्बन से कंपाउंड से जब उससे लोअर नंबर ऑफ कार्बन होगा तो उसे आप रिडक्शन इन कार्बन बोलते हैं। तो रिडक्शन इन कार्बन पहला शुरुआत कहाँ से हो रहा है, आइसोसिट्रेट से। अल्फा कीटोब्यूटेरेट जब बनेगा विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज से, तो वहाँ पर आपका कार्बन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोब्यूटेरेट का बनना एक डी कार्बोक्सिलेशन का क्या है, रिएक्शन है, टाइप है, जहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स निकला है वो कहाँ से, जरा इसको भी ध्यान देते रहिए। आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बेसिकली CO2 मॉलिक्यूल्स कहाँ से निकल रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये अभी भी पिंक वाला बना हुआ है, पिंक वाला बना हुआ, मतलब ये वाला आपका कार्बन नहीं गया है जो CO2 के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले कार्बन पे CO2 था, C डबल बॉन्ड O था, अब यहाँ पे CH2 आ गया है। थर्ड वाले कार्बन पे आपको C डबल बॉन्ड O दिखाई देगा, चौथे वाले पे आपको ये दिखाई देगा। मतलब ये वाला भी क्लियर है कि नहीं गया है, ये वाला क्लियर है कि नहीं गया, गया कौन है, ये वाला गया हुआ है, राइट। तो आपका सेकंड वाला कार्बन से यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर फिर से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो अल्फा कीटोब्यूटेरेट जो कि आपका 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इससे अब आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए बनेगा जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे भी एक आपका CO2 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, निकलना होगा। और इसके लिए जो एंजाइम होंगे अल्फा कीटो ग्लिटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। जहाँ कहीं पे भी डिहाइड्रोजिनेज की बात आ जाती है वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि हाँ NADH पूल है, मतलब NADH वहाँ से क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये दोनों ही स्टेट से या दोनों ही जगह से आपको यहाँ पे NADH दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे बन रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम लग जाएगा या डिहाइड्रोजिनेज लग जाएगा तो वहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले 6 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 4 कार्बन। तो सक्सिनल कोएंजाइम ए आपका जो बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, 4 कार्बन का कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, राइट। 4 कार्बन आपको यहाँ पे दिखाई दिया। अब तक अभी तक जो भी आपका ये रेडियो लेबल्ड किया हुआ कार्बन था ग्लूकोज का, जो कि पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम बना है, अभी तक आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद वाले स्टेप में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब सक्सिनल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये सक्सिनल कोएंजाइम ए तक आपको दिखाई दिया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। मतलब अभी तक आपके ये जो थायोल ग्रुप बॉन्ड जुड़े हुए थे, ये जो ऐसा आपको लगा हुआ स्टाइल कोएंजाइम का ग्रुप थायोल ग्रुप से, अब ये थायोल ग्रुप का जो ये एक्चुअली बहुत ही हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होते हैं। जहाँ कहीं पे आपका SS ग्रुप आपका लग जाता है तो ये काफ़ी एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। अब इस बॉन्ड की एनर्जी जो रिलीज होगी, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी अब लगता किसमें है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को बनाने में, मतलब फॉस्फोराइलेशन करने में। तो जहाँ पे आपका क्या होता है, ATP या GTP का क्या होता है, सिंथेसिस होती है। तो इस ADP को या GDP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ने के लिए
जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब एसएस बॉन्ड मीन्स थायोल ग्रुप का बॉन्ड जो होता है जब ब्रेकआउट होता है, तो उसके यहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को बनाने में क्या करती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर आपका एक हाई एनर्जेटिक कंपाउंड डायरेक्ट जीटीपी का या एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द सिंगल एंड ओनली वन स्टेप इन द टीसीएस साइकिल वेयर डायरेक्ट एटीपी इज फॉर्म्ड। बाकी जितने भी आपके साइकिल में स्टेप दिखाई देंगे, उन सभी से कहीं पे भी डायरेक्टली आपका एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सब या तो एफएडीएच बना रहे हैं या तो आपके एनएडीएच बना रहे हैं। एटीपी का फॉर्मेशन कहीं पे नहीं हो रहा है। तो ये स्टेप जो आपका है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो वाले जो बॉन्ड हैं वो आपके थायरो ग्रुप के बॉन्ड हैं, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, और ये एनर्जी जीडीपी या एडीपी के साथ में जब पीआई जुड़ता है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी लगना है, वो एनर्जी यहाँ से कंपनसेट हो जाती है। तो अब आपका यहाँ पे एक क्या होगा, जीटीपी मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे जीटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, सप्लीमेंट हुआ, वो बेसिकली सबस्ट्रेट ने दिया है। तो आप इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टार मार्क यहाँ पे लगा लीजिए। टीसीए साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन से स्टेप में होता है, रिएक्शन देकर के आपको लिखे जाते हैं। तो सक्सिनल कोएंजाइम ए से जब आपका सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा, तो उस स्टेप में आपका डायरेक्टली एटीपी क्या होती है, सिंथेसिस होती है, और वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या सब लोग आवाज़ सुनाई दे रहा सब लोगों को? अच्छा, बार-बार ये मैसेज बज रहा था, मुझे लगा सब लोग चले गए हैं क्या? अच्छा, अर्चना जुड़ना चाह रही हैं, ओके। सो क्या हो गया? हाँ, ध्यान ध्यान से देखिए, कहीं दिखाई दे रहा है निकलता हुआ? हाँ, है ना ट्विस्ट, कि कहीं निकला भी नहीं और कहीं गायब, यहाँ के बाद वहाँ दिखाई नहीं दिया, गायब भी हो गया। थोड़ा दिमाग पे आप लोग जोर डालिए, कहाँ जा सकता है, कहाँ के चला गया, तब तक मैं ये बाकी ये चीज़ को समझा दूँ, फिर आते हैं उस पे। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि ये आपके टीसीएस साइकिल का पहला और एक सिंगल ऐसा साइट है जहाँ पर आपका डायरेक्टली एटीपी या जीटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि टीसीएस साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस कहाँ पर होता है। 3 सवाल, कहाँ पे होगा मतलब आपको रिएक्शंस दे करके पूछे जाएँगे, जैसे दैट इज़ अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल कोएंजाइम ए, या आपका आइसोसिटेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, या सक्सिनल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, या सक्सिनेट से फ्यूमरेट। इस तरीके से रिएक्शन दिए जाएँगे, या आपको एंजाइम दिए जाते हैं कि एटीपी की सिंथेसिस वाले रिएक्शंस को कैटालाइज़ जो करता है वो एंजाइम कौन-सा है। तो आपको नाम वहाँ पे दिया जाएगा, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज दिया सकता है, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज दिया सकता है, सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेज दिया सकता है। इस तरीके से नाम आपको दिए जाएँगे। तो या तो आपसे पूछेगा एंजाइम का नाम दे करके, या तो आपसे पूछेगा रिएक्शन का नाम दे करके, और या तो आपसे पूछेगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है। तो इस तरीके के सवाल यहाँ से इस टाइप से बनते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे कि यहाँ तक आपको पिंक दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे कहीं पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे आपको सिंपल दिखाई दे रहा कि जो कोएंजाइम ए है, एसएस बॉन्ड लेकर के निकल गया, और इसके बाद आपका जो जीडीपी था वो एटीपी में बन गया। तो इस वाले बॉन्ड का यहाँ से ब्रेकेज हुआ, यहाँ पे आपका निकल गया, और इस वाले से कंबाइन होकर के ये बन गया। तो ये आपका CO2 जो कि लेबल्ड था पिंक वाला, वो गया कहाँ? क्या किसी के मन में अभी आइडिया कुछ आ रहा है? अरे भाई, तो जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ वहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है। डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ तो यहाँ से बाद भी यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो यहाँ पे भी दिखाई दिया, यहाँ तो डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सवाल यहाँ पे ये है। जल्दी बताइए। अरे भाई, यहाँ पे भी कार्बन संख्या 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी कार्बन संख्या 1 2 3 4 है, तो कार्बन का नंबर तो बराबर है। तो कैसे आप डिकार्बोक्सिलेशन बोल पाएंगे? तो बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट सोच के बताइए। 1 मिनट का समय है, फिर नहीं तो हम डिस्कस करेंगे कि टाइम कम है। क्या किसी के मन में ये सवाल स्ट्राइक किया था अमित के अलावा? अमित का पूरा ध्यान सिर्फ कलर पे है कि कलर कहाँ गायब हो गया।
वेरी गुड। सक्सिनेट जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एकदम इक्वल इक्वल प्लेन पर होता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इसके फॉर्म में, इन दोनों कार्बन के मॉलिक्यूल्स में डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक वाला है, कौन सा कार्बन आपका मिथाइल वाला है, क्योंकि आपका सक्सिनेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है पूरा प्लेन सिमेट्री पर आता है, और प्लेन सिमेट्री पर रखे गए मॉलिक्यूल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ से रेडियो लेबलिंग का जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा था वो गायब हो गया। दोनों में से किसी कार्बन पे होगा ये पता नहीं चलेगा, मतलब डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं है। आप उसे पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे कि हाँ आपका ये वाला जो कार्बन है वो सक्सिनेट वाला या लेबल्ड वाला है, दैट इज स्टाइल कोएंजाइम वाला है या नहीं है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे पिंक कलर दिखाई नहीं दे पा रहा है। नहीं मालूम है कि ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये वाला जो कार्बोजिलिक है ये वाला है, ये है, या ये वाला जो कार्बोजिलिक है ये वाला है, क्योंकि ये आपका फिक्स नहीं है, बिकॉज जिसकी जो सिमेट्री है वो प्लेन है। प्लेन पे रखी गई कोई भी मॉलिक्यूल जो होंगे उनमें आप उनके लोकेशंस को एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन सेम है, प्लेन सिमेट्री इनकी सेम है, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। जब अगर ये ओरिएंटेशन डिफरेंट होता तो आप बता पाते कि अच्छा एक्सियल वाला जो है आपका वो नॉन वाला है, टर्मिनल वाला जो है आपका वो लेबल्ड वाला है, तो आपको बताना आसान रहता। लेकिन यहाँ पे चूंकि सिमेट्री इनकी प्लेन होती है, दैट इज वाई ये वाले कार्बन को डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पर आपको लेबलिंग दिखाई नहीं दे रही है। ओके, वेरी गुड। लेबलिंग इसीलिए की जाती है कि कौन सा है कौन सा नहीं है ये पता चल जाए। है कोई सवाल का जवाब देने वाला? किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि जो वंदना बोल रही हैं वो सही है या गलत है? अरे थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करिए भाई, आप लोग, मैं बोल के वेट करता रहता हूँ। या तो मैं फिर कंटिन्यू सिर्फ फ्रंट साइड में से पढ़ाता चला जाऊँ, आप लोग से सुनते चले जाइए, कुछ तो आप लोग इंटरेक्ट हुआ करिए। इतना टाइम क्यों लगता है रिस्पॉन्स देने में? अच्छा, ओके, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। वंदना, आपका सवाल जो है वो बहुत सही है कि रेडियो लेबलिंग इसीलिए इसी पर्पज से किया जाता है ताकि आपको उसकी लोकेशन पता चलती रहे। लेकिन जब आप मुझे ये बताइए, एक ही कार्बन मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट है और आपने उस एलिमेंट को रेडियो लेबल कर दिया, क्या दोनों कार्बन में कोई डिस्टिंग्विश है? रेडियो लेबलिंग आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट करके तब पता कर सकते हैं, लेकिन सेम काइंड का एलिमेंट अगर रहेगा, अगर उसकी रेडियो लेबलिंग की गई तो पता नहीं चलेगा। जिसकी वजह से ये डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो कौन सा है। बाद में चल करके जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कवरी हो, मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ब्रॉड सेंस आया, तब जा करके इस चीज़ को क्लियर कर पाया जो है कि हाँ ये वाला जो कार्बन है आपका इस तरीके से है और ये वाला कार्बन आपका इस तरीके से है। तो टीसीएस साइकिल में जो आपका स्टाइल कोएंजाइम ए से लेबल्ड वाला कार्बन आपका, मतलब अभी लेबलिंग वो नहीं है, वो सिर्फ ये दिखाता है कि आपका जो पायरुवेट से आया हुआ कार्बन है वो ये है, मतलब कि ये ऐसे ऐसे आप मत समझिए कि ये लेबल्ड है। मैं आपको ये सवाल बनाने के लिए बताता हूँ कि हाँ यहाँ से रेडियो लेबलिंग ये वाले कार्बन किए जाते हैं। ये जो पिंक आपको कलर किया गया है ये रेडियो लेबलिंग नहीं है, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये वाला कार्बन आपका स्टाइल कोएंजाइम ए में जो आया है वो पायरुवेट से आया है। रेडियो लेबलिंग अभी नहीं की गई, ये लेबलिंग सिर्फ की गई है बताने के लिए। तो जब आपका यहाँ पे सक्सिनल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट आपका जब बनता है तो सक्सिनेट आपका एक प्लेन सिमेट्री वाला मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है कि हाँ ये वाला कार्बन आपका पायरुवेट से आया हुआ है या ये वाला कार्बन आपका ये पहले वाले कंपाउंड का है, सक्सिनेट वाले कंपाउंड का है, ये बताना मुश्किल हो जाता है। रेडियो लेबलिंग अलग चीज होती है और आपका लेबलिंग अलग चीज होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ लेबलिंग करके दिखाया। नहीं नहीं, सिमेट्री का मतलब होता है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम्स जुड़े हुए हैं, अगर आप उनको ऐसे रखिए तो वो सरफेस पे एकदम प्रॉपर टच करें, सरफेस पे ही आ जाएं, तो उसको आप बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल।
पहली चीज़ तो यहाँ पे 2 चीज़ का कन्फ्यूज़न आप लोगों के दिमाग में है उसको समझिए। ये जो पिंक कलर किया गया है ये रेडियो लेबलिंग नहीं है। इस पे रेडियो लेबलिंग करके सवाल पूछा जाता मैं ये बोल रहा था। ये जो पिंक कलर है ये सिर्फ़ लेबल किया गया है ये बताने के लिए कि इनका जो सोर्स है वो आपका पाइरूवेट का कार्बन का है। ये रेडियो लेबलिंग नहीं है। रेडियो लेबलिंग करके आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आपने ये वाले कार्बन को रेडियो लेबलिंग किया हुआ है तो वो कहाँ पर जाकर आपको दिखाई देगा। क्या जो CO2 निकलेगा उसमें आपको रेडियो लेबलिंग आएगी या आपका जो यहाँ पर आएगा वहां पर आएगा, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। बट ये जो फिगर में आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा है ये सिर्फ लेबलिंग है, बताने के लिए कि पायरुवेट से आया हुआ कार्बन यही वाला है। हाँ, वही मतलब पाइरूवेट का सिंथेसिस कहाँ से होगा? ग्लूकोज़ से ना, तो अगर आप ग्लूकोज़ को देखेंगे और पाइरूवेट को देखेंगे तो ये सोर्स, ये जो पिंक कलर वाले कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बताते हैं कि ये सोर्स कहाँ से है इनका, पाइरूवेट से, और पाइरूवेट कहाँ से है? ग्लूकोज़ से है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो व हाँ। अरे भाई ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सही तरीके से समझ नहीं पाते ये। एसिटाइल को एंजाइम ए ग्रुप, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, बताया था कि थायोल ग्रुप का बॉन्ड आपका यहाँ पे लिखा भी है, थायोल ग्रुप का बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। जब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे आप देखिए जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाला ग्रुप का यहाँ पर आया है। ओके। यहाँ का स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन किस, एक पहले इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप आपके सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सिर्फ इस वाले कार्बन पे। ये वाले कार्बन पे CH2 ग्रुप है, ये वाले कार्बन पे ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। तो जब आपका यहाँ पे थायोल ग्रुप यहाँ पे निकला, मतलब SH के साथ में यहाँ पे एक H दिखाई दे रहा है, इसके साथ में जब ये रिड्यूस होकर के निकला है तब जाकर के आपका ऑक्सीजन यहाँ पर आकर के बाइंड हुआ है। और ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के डिप्लीशन से। हाँ, तो क्या मतलब क्या पूछ रहे हैं? तो वो देखिए जो, अब सारी चीजों का, अच्छा ये बताइए इस वाले H2O का सोर्स आपको दिखाया गया कि कहाँ से आया? नहीं ना? तो आपके जो ये सारी चीज़ें सेल्स में हो रही हैं, सेल्स में आपके बहुत सारे ऐसे आयंस और वाटर लिक्विड ये सब पड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे साइकिल में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं जिनका कि आपको उस साइकिल को समझने के लिए ज़रूरत है, राइट? इतना अंडरस्टूड क्या? अरे भैया ये एरो क्या दिखाता है? ये रिएक्शंस में लगे कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे लगेगा और फिर आपका ये बनेगा। बिल्कुल, सेल आपका पूरा तरीके से एक एक्वस मीडियम होता है और उसी सारे एक्वस मीडियम में ही सारे रिएक्शंस होते हैं। इतना कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में कहाँ से क्रिएट हो जाता है? हुँ। हाँ, हाँ, पूछिए, 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 कन्फ्यूजन पूछिए। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी गुड। भैया मेरे, यहाँ पे ये जो बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ है, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन कराने के लिए कि ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, इनके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी इस बॉन्ड से निकली हुई तब जाकर कंडेंसेशन हो पाया है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हुई, यहाँ पे कंडेंस, दोनों के प्रोसेस में डिफरेंसेस है। थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप समझेंगे, इस स्टेप में जो थायल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ, ये थायल ग्रुप की जो एनर्जी थी वो इसके कंडेंसेशन में यूज हो गई, जबकि यहाँ पे थायल ग्रुप की जो एनर्जी रिलीज हुई वो फॉस्फोराइलेशन में यूज हो गया। यहाँ पे सबस्ट्रेट, आपका जो पूछना था वो मैं समझ गया कि सर वहाँ पे थायल ग्रुप जब जुड़ा टूटा तो वहाँ पे, बिल्कुल।
और सेल्स और देखिए कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी बॉन्ड के ब्रेक होने से रिलीज हो रही है वो जरूरी नहीं कि सिंगल टाइम मतलब एक ही टाइप के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, वो कई टाइप का रिएक्शन परफॉर्म करा सकता है। तो यहाँ पे चूंकि जरूरत कंडेंसेशन का होता है, फॉस्फोरिलेशन का नहीं, तो इसलिए इस वाले रिएक्शंस में जो इस दोनों बॉन्ड को जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी यहाँ पे लग गई। यहाँ पे जीडीपी मॉलिक्यूल जो कि सेल्स में थे, इनको एटीपी बनाना था या जीटीपी बनाना था, तो ये जो थायोल बॉन्ड का एनर्जी था वो जुड़ गया कहाँ पे, फॉस्फेस्टर बॉन्ड बनाने में। चलिए वेरी गुड। और किसी का कुछ डाउट है टीसी साइकिल में? तो अमित आपको अमित आपको एक आधे घंटे का सिर्फ अगर एक स्लाइड पे डिस्कशन चलेगा तो डेफिनेटली क्लियर क्लियर तो होना ही चाहिए। वंदना ने बड़ा आंसर आंसर दिया था, ये सर जूम करके देख रहे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। कम जूम कर दें क्या वंदना? चलो भाई और जूम कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए ओके। सो अमित आपका क्लियर हो गया कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डबल वाला का ऑक्सीजन कहाँ से आया? अच्छा चलिए। और ये भी क्लियर हो गया कि ये जो आपको लेबलिंग किया हुआ था, रेडियो लेबलिंग नहीं, लेबलिंग जो किया हुआ था, ये कार्बन आपको अभी पिंक में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ओके। सो नेक्स्ट स्टेप जो आपका 4 कार्बन का कंपाउंड बना हुआ है दैट इज सक्सिनेट। तो पहले आपने देखा कि फर्स्ट टाइम पे 6 कार्बन कंपाउंड बना, फिर सब्सिक्वेंटली रिडक्शन हुआ तो 5 कार्बन कंपाउंड बने, फिर 2 बार आपको दिखाई दे रहा है कि 4 कार्बन कंपाउंड चल रहे हैं। अब यहाँ से सक्सिनेट से आपका डिहाइड्रोजनेशन होगा और यहाँ पे एक FADH2 मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिंथेसिस होगी, एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और बनेगा क्या आपका फ्यूमरेट। फ्यूमरेट और सक्सिनेट दोनों आपस में अगर आप देखेंगे तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीज़ों का। एक आपका होता है सिस फॉर्म में और एक होता है आपका ट्रांस फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे स्ट्रक्चर बना करके, CH2 C डबल बॉन्ड O आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पे CH2 दिखाई देगा और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है। तो इनमें ऐसे इस तरीके से ओरिएंटेशन है, जैसे जिसको आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। अगर ये आपका मॉलिक्यूल सक्सिनेट वाला सिस फॉर्म में आ जाएगा तो उसको आप फ्यूमरेट बोलते हैं। और ये जो एंजाइम होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एंजाइम बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म वाले 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनेट को ही क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करता है। तो दैट इज वाई जो फ्यूमरेट बनता है वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ आपको दिखाई देता है इनके कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ट्रांस फॉर्म में है, जबकि फ्यूमरेट में आपको जो दिखाई दे रहा है वो सिस फॉर्म में होता है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन का है, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट का। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपके क्या है, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। स्टीरियो आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका कि फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे एक आपका क्या है, ट्रांस फॉर्म में है, दूसरा आपका क्या है, सिस फॉर्म में है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐसा होता है जो कि सक्सिनेट के ट्रांस फॉर्म को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, सिस फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो चूंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज है तो यहाँ पे आपका एक FADH मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो एनर्जी पूल में आपका एक मॉलिक्यूल आपका और जुड़ गया दैट इज द FADH2 और एक मॉलिक्यूल आपका यहाँ से जुड़ा था दैट इज द ATP। तो ये सारे आपके क्या है, एनर्जी के पुल हैं जहाँ से एनर्जी आपका बन रहा है। फ्यूमरेट बनेगा, देन इसके बाद यहाँ पे फ्यूमरेज एंजाइम आएगा और इस फ्यूमरेज एंजाइम के हेल्प से आपका क्या बनेगा, मैलेट बन जाएगा। तो फ्यूमरेट और मैलेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपका 4 कार्बन कंपाउंड है। देन इसके बाद यहाँ पे हाइड्रेशन हाइड्रेशन रिएक्शन हुआ, फिर इसके बाद मैलेट डिहाइड्रोजनेज आएगा, फिर से यहाँ पे आपका एक NADH का फॉर्मेशन होगा और देन आपका क्या बनेगा, ऑक्सिडो स्टेट आपका ये बना देगा। तो जिस कंपाउंड से इस साइकिल की शुरुआत हुई थी एट द एंड ऑफ द साइकिल, वही कंपाउंड फिर से क्या हो गया, आपका बन गया। इसी की बात मैं कर रहा था कि एक साइकिल में एक आपका ऑक्सिडो स्टेट क्या होता है, यूज होता है और एक आपका क्या होता है, बन जाता है। तो नेट रिमूवल जो होगा आपका जीरो हो जाएगा, मतलब एक ही कंपाउंड ऑक्सिडो स्टेट से ये साइकिल कंटिन्यूअसली क्या होगी, चलती रहेगी। ज़रूरत सिर्फ फ्रेश में किसका पड़ेगा, दैट इज द स्टाइल कोएंजाइम ए का। ये मॉलिक्यूल्स आपका आता रहेगा और ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके कंबाइंड होते रहेंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सो फॉर इनफाइनाइट टाइम ऑफ अ TCA साइकिल देयर इज ओनली वन ऑक्सिडो स्टेट मॉलिक्यूल्स विल बी नीडेड।
तो पूरी इनफाइनाइट टाइम तक टी साइकिल को चलाने के लिए सिर्फ एक ऑक्जेलोस्टिक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम जो होगा वो पर साइकिल पर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब एन साइकिल एन एसिटाइल कोएंजाइम है। तो इस चीज़ को थोड़ा मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आपसे पूछा गया है। जिस पॉइंट को मैं 4 से 5 बार बताता हूँ उसका मतलब वो सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि इनफाइनाइट टाइम तक टीसीए साइकिल को चलाने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑक्सिलो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में पूरा अच्छा खासा लेखा जोखा बना के दे दे कि ऑक्सिलो स्टेट एक आपका 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, टीसीए साइकिल में एस्टाइल कोएंजाइम से कंडेंस होकर सिट्रिक एसिड साइकिल बनता है, तो एक सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए एक ऑक्सिलो स्टेट की जरूरत होती है। तो इस तरीके से अगर आपको 20 सिट्रिक एसिड साइकिल सिट्रिक एसिड बनाना है तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सिलो स्टेट बनेंगे आपके दिमाग में, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और वहाँ पे ऑप्शंस में 20 भी लिख करके दिया रहेगा। तो एक आपका 20 दिया रहेगा, एक आपका 1 दिया रहेगा, एक आपका इस तरीके से 15 दिया रहेगा। इस तरीके से एक वाले पे ऑप्शन तो किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं, ये गारंटी है। सबका ध्यान कहाँ पे जाएगा, 20 वाले पे, 18 वाले पे, 19 वाले पे, इस तरीके से। अगर 18, 19, 20 और एक ऑप्शन दे दिया जाए तो एक वाले पे ध्यान तो किसी का जाएगा ही नहीं। जब साफ ऐसे स्टेट में पार्ट सी में ऐसे ही सवाल बना करके देगा, ऑक्सिलो स्टेट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड एंड इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सिट्रिक एसिड, it combined to the acyl coenzyme A with having 2 carbon and form 6 carbon compound citric acid cycle, and for one molecule citric acid cycle synthesis there is a need of a auxiliary state। then आपसे साइकिल पूछ करके वो पूछेगा कि कितना आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको उसके हिसाब से ही लगेगा कि हाँ आप ये तो इतना ही होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये फिगर को ध्यान रखिएगा और बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आंसर आपको कभी ध्यान नहीं आएगा कि एक हो सकता है, वही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, सही होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है जब भी अभी मैं जो बता रहा था? तो अगर अब आपसे पूछा जाएगा या आप भी जहाँ कहीं पे पढ़ा रहे हैं, चाहे यूजी लेवल के, पीजी लेवल के, 12th लेवल के बच्चों को, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ाया है तो आप थोड़ा उनको भी अच्छे से नॉलेज दीजिए। इतने लेवल का नहीं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनका दिमाग बाउंस कर जाएगा। फिर पता लगा क्लास में बैठे बैठे बोलेंगे पता नहीं मैडम को क्या ही हो गया है, आज की दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने, जो इतना सब बताया जा रहा है। लेकिन आप ऐसे उनको लॉजिकली थोड़ा समझा सकते हैं कि हाँ क्या हो सकता है, या अपने ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, तो ये आपने देखा कि सिट्रिक एसिड साइकिल का या टीसीए साइकिल का जो एक मेन सिनेरियो है वो क्या है, किस तरीके से चलता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सा रिएक्शंस पे आपका एनएडीएच एपीडीएस के फॉर्मेशन होता है। अभी इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, एनर्जी पूल के बारे में आपको बताएंगे कि हाँ एक एनएडीएस से 2.5 आपका एटीपी या 3 एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होती है, राइट। और ऐसे ही आपका एफएडीएस से 1.5 या आपका 2 एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होती है। और एक एटीपी आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। चूंकि यहाँ पे 3 NADH है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 3 NADH की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 इंटू 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 9 ATP हो जाएगा। और वैसे ही आपका एक FADH2 है तो एक FADH2 का मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ATP, और इसके बाद आपका यहाँ पे 1 ATP। तो टोटल आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, दैट इज द 12 ATP मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 1 सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए इज इक्वल टू 12 ATP। एक चीज लेकिन ध्यान दीजिएगा, ट्विस्ट करने के लिए एग्जाम में सवाल पूछा होता है कि डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन टीसीएस साइकिल, तो वहाँ के लिए आंसर आपका सिर्फ एक होगा, क्योंकि एफ और एन ये जो बन रहे हैं यहाँ से इनकी एटीपी नहीं बनेगी। ये आगे जब आप जाएंगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दैट इज द ईटीएस मींस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ पे इनका फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होकर के एनर्जी रिलीज करते हैं। टीसीएस साइकिल में सिर्फ ये एनर्जी वाले कंपाउंड की सिंथेसिस होती है, एनर्जी डायरेक्टली आपका यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि रेस्पिरेशन का अभी ये इंटरमीडिएट रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप। लास्ट जो रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ऑक्सीजन आपका वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्ट अगर आपके सिंथेसिस पूछी जाएगी नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द टीसीएस साइकिल, सो आंसर विल बी 1 एंड टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एटीपी विल बी देन 12 पर स्टाइल कोएंजाइम से। एक बार के स्टाइल कोएंजाइम से एक आपका क्या होगा, डायरेक्टली जेटीपी सिंथेसिस होगी, और टोटल नंबर ऑफ जो एटीपी बन सकते हैं वो 12 बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से टीसीएस साइकिल में
डायरेक्ट सिंथेसिस एटीपी का कितना होगा तो क्या बताएंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वन मॉलिक्यूल से टीसीएस साइकिल्स में, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से टीसीएस साइकिल में बनने वाले डायरेक्ट एटीपी की नंबर कितना होगा तो क्या बताएंगे? थोड़ा टर्म पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस सारे क्वेश्चंस में ना बस आपको थोड़ी सी पेशेंस बनाकर रखनी होती है। इसी क्वेश्चंस को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ग्लूकोज से पूछा जाएगा तो उसका आंसर दो हो जाएगा, पायरुविक एसिड से पूछा जाएगा तो उसका आंसर एक हो जाएगा, एसिटाइल कोजाइन से पूछा जाएगा तो उसका आंसर एक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि किससे पूछा जा रहा है। सिर्फ टीसीएस साइकिल में मत चले जाइएगा। टीसीएस साइकिल पे एक राउंड का मैंने आपको बताया कि पर राउंड पे जीटीपी के एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपसे जो हाँ से पूछा जाएगा, अगर ग्लूकोज से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली दो पायरुविक एसिड बनेंगे, और दो पायरुविक बनेगा तो आपका दो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और दो बनेगा तो दो बार साइकिल चलेगी, इसका मतलब दो एटीपी का सिंथेसिस होगा। अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए से पूछा जाएगा तो एक होगा। ठीक है। क्या बता दें? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बेस जो होते हैं उनका डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपका ग्वानिन बेस होता है, वहाँ पे आपका एडेनिन बेस होता है, बाकी एनर्जी के डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रैकेट में एटीपी भी लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिस जो लगे हुए होते हैं उनका डिफरेंस होता है। अगर बेस आपका एडेनिन होगा तो एटीपी कहलाएगा, अगर ग्वानिन होगा तो जीटीपी कहलाएगा, और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। ओके, सो होपफुली। क्या हो गया? अरे भाई, सेल्स में जिस न्यूक्लियोटाइड का ज़्यादा परसेंटेज रहेगा वही ना बनेगा। तो यहाँ पे इस केस में दोनों लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीटीपी लिखा हुआ, ब्रैकेट में भी लिखे होने का मतलब होता है उन दोनों में से कोई भी बन सकता है। लेकिन क्या? लेकिन व्हाट? उसके लिखने का मतलब ये है कि दोनों ही बन सकते हैं, जीटीपी भी बनता है और एटीपी भी बनता है। उसके लिखने का सिर्फ मतलब यही है, ब्रैकेट में लिखा हुआ दैट मीन्स जीटीपी भी बनती है और एटीपी भी बनता है। दोनों के एनर्जी के रिलीज में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जिस न्यूक्लियोटाइड का कंसंट्रेशन, जैसे प्लांट की बॉडी है, तो प्लांट की बॉडी में जीटीपी का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ग्वानिन का जो रेशियो है वो ज़्यादा रहता है, मतलब उस वाले न्यूक्लियोटाइड का आयन का। और जबकि अगर एनिमल की बात करेंगे तो एटीपी प्रीडोमिनेंटली बनता है, तो ये इनका रहता है। तो जिसका कंसंट्रेशन रहेगा वही चीज़ बन जाएगा। जानिए फिर। आपकी बॉडी जितना सिंपल देखने में लगती है उतना है नहीं। अभी तो आपने अपनी बॉडी में चलने वाले रिएक्शंस का सिर्फ 1% इंफॉर्मेशन लिया है। अभी आपको लिपिड पढ़ना है। आपकी बॉडी में पर टाइम पे, पर सेकेंड्स में ऐसे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं जिनके बारे में हम और आप मतलब ऐसे इमेजिन कीजिए कि जिस चीज को लेकर के हम लोग एकदम अस्वस्थ रहते हैं कि हाँ खाना खाएंगे तो मिल ही जाएगा, है ना। उसके लिए बॉडी कितने सारे रिएक्शंस को लेकर के परेशान हो रही है, घूम रही है, कर रही है। और हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है कि खाना खाने के बाद आपको नींद आती है। क्योंकि खाना खाने के जैसे आप खाना खाते हैं ना, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन का रेट जो है बढ़ जाता है। सारे के सारे फूड मॉलिक्यूल्स आपने हैवी हैवी फटाफट फटाफट पिज्जा बर्गर चाउमीन केक सब खा लिया, हैवी हैवी, बड़ा खाने में टेस्टी लगा, है ना। वो सारा आपने खा, ठीक है, तो खा तो लिया आपने, लेकिन उनको सबको ऑक्सीडाइज करने के लिए, जैसे
लोग बोलते हैं ना कि खाना खाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक स्टडी नहीं करनी चाहिए, आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको नींद आना तुरंत शुरू हो जाएगा। रीज़न उसके पीछे वही होता है, जैसे आप फिज़ियोलॉजी में जाएँगे तो पढ़ेंगे वहाँ पे, बट यहाँ पे बात आ रही है तो बता देते हैं कि आपके पूरे बॉडी का जितना भी ब्लड है, जैसे सपोज़ 6 लीटर आपकी बॉडी में पूरा ब्लड पाया जाता है एक प्रॉस हेल्दी पर्सन में। तो उसका लगभग से लगभग 30% जो ब्लड की सप्लाई होती है, आपके ब्रेन को चाहिए होती है। उसके बाद 20 से 25% चाहिए होता है आपको लिवर और स्टमक को चाहिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो ऑर्गन्स आपके माने जाते हैं ब्रेन और लिवर, सबसे ज़्यादा एंगेज रहने वाले ऑर्गन्स यही होते हैं, राइट? बाकी पेरिफेरल जितने ऑर्गन्स होते हैं 5% 10% सबका आपका काम चलता रहता है। जब आप फूड लेते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपके ये स्टमक में पूरा का पूरा जो स्टोरेज होता है, इस स्टोरेज में इस फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज़ करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो ब्लड सर्कुलेशंस का परसेंटेज होता है, वो पूरा का पूरा फ्लो कहाँ पर लगता है? स्टमक की तरफ में। तो जैसे ही मैक्सिमम आपका हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कहाँ पे करने लगता है? इस स्टमक की तरफ, तो ब्रेन को मिलने वाली जो आपकी सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है? डिप्राइव हो जाती है। और जैसे-जैसे ब्रेन को जितनी अमाउंट में 30% ब्लड की सप्लाई आपका पूरा होता था, अभी 30% का पूरा रेशियो कम होकर कहाँ पे आ गया? स्टमक की तरफ आ गया। क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन करना है। तब जाकर के ब्रेन को जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थे, उतना अमाउंट में ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाता है। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, एनर्जी नहीं मिल पाती, तो वो अपना काम करने की जो एफिशिएंसी होती है, कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता, फिर आप एकदम नींद में आ जाते हैं कि अब हमको सो ही जाना है, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाई खाना खाने के बाद आपको जल्दी से जल्दी 15 से 20 मिनट के में आपको नींद आ जाती है, और अगर आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, फिर तो और ज़्यादा नींद आएगी। उसके पीछे फँसा है, क्योंकि आपके हाँ, उसके पीछे कारण है भाई, आप समझिए तो बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ तो आपको समझा अरे! देखिए, होता क्या है कि आपकी बॉडी का ये वाला जो आपका मतलब थोरेसिस वाला जो पार्ट है, वो आपका ऊपर वाला, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करता है। जबकि एब्डोमेन वाला जो पार्ट आपका होता है, वो सब आपका ग्रेविटी के ग्रेडिएंट में काम करता है। तो जब कभी भी आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी मेंटल वाला काम करते हैं, दिमागी रूप से काम करते हैं, तो सारा का सारा ब्लड का सप्लाई ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, और जब ब्लड की सप्लाई ऊपर करनी पड़ती है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल के नीचे मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको नीचे पुल कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट ब्लड की सप्लाई करनी होती है। ऐसा कराने के लिए आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करने की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के उतना प्रेशर क्रिएट करता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, उसको नलीफाई करके वो ऊपर की तरफ सप्लाई कर पाए। ऐसा करने के लिए अब जितना ज़्यादा आपका हार्ट पंप करेगा, उतना ज़्यादा मायोजेनिक वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं आपके ब्लड के आपके हार्ट के मसल्स में, और उतनी ज़्यादा ही आपकी क्या होगी? एटीपी खर्च होती है। दैट इज़ व्हाई आपने नोटिस किया होगा कि आप जब एक कोई आदमी जो कि वैसे फिज़िकल काम कर रहा है, और एक कोई आदमी जो कि मेंटल काम कर रहा है, आप देखेंगे कि दोनों में मेंटली काम करने वाला वाला ज़्यादा ज़्यादा टायर्ड समझ में आता है। जो लोग आपका ज़्यादा दिमागी रूप से काम करते हैं, पढ़ने-लिखने वाला काम करते हैं, उनकी टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करना होता है। जबकि जो फिज़िकल काम करते होते हैं, ज मोस्ट ऑफ द टाइम पे या तो झुक के काम करते हैं, या तो ऐसे चल-फिर के काम करते हैं, तो उनका पूरा का पूरा काम ग्रेविटेशनल के ग्रेडिएंट में होता है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि मेंटली अगर आप कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लड की सप्लाई ब्रेन को देनी पड़ती है, और ब्रेन का जो ओरिएंटेशन है ग्रेविटेशन के जस्ट अपोजिट में है। तो यहाँ पे ब्लड को सप्लाई करने के लिए आपको आपके हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगा करके पंपिंग करना पड़ता है पूरे ब्लड को, तब जा करके एनर्जी आपकी जा पाती है। और ऐसा करने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी को क्या करता है? कंज़्यूम करता है। दैट इज़ व्हाई आपकी एनर्जी पूरी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। जैसे अभी मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, पता नहीं इतना फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। तो मेरी एनर्जी बहुत लॉस हो रही है। आप भी ऐसे जब आप स्टडी कर रहे होते हैं 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हाइली एक्टिव प्रोसेस हो रहा होता है, तो आपकी एनर्जी बहुत जल्दी क्या होती है? ड्रेन हो जाती है। आप 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ने के बाद आपका दिमाग ऐसा लगता है कि हाँ, अब थोड़ा देर तो हमको रेस्ट चाहिए होगा। मतलब आप एकदम थक जाते हैं, क्योंकि एनर्जी पूरी की पूरी आपकी खर्च हो जाती है। तो ये लॉजिक होता है। आपको कभी भी नींद आने का मतलब सिंपल यही हो जाता है कि आपके ब्रेन को ब्लड की जो सप्लाई है, वो प्रॉपर आपको नहीं मिल पाई है। उसके पीछे हाँ जी।
आवाज़ आपकी कट गई अर्चना, बीच में आपने क्या बोला सुनाई नहीं दिया। सॉल्यूशन यही है कि आप एनर्जी लेते रहिए बाहर से। हर क्लास को 40 मिनट क्लास अगर आपने पढ़ाया है तो कम से कम आप एनर्जी का कुछ पैकेट लीजिए। नहीं कुछ है तो कम से कम एक डार्क चॉकलेट रखिए, वो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है, आपको कुछ तो कैलोरी दे ही जाएगा। आप लगातार बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ एनर्जी लिए अगर आप पढ़ा रही हैं, दैट मीन्स अपने बॉडी के साथ में आप नाइंसाफ़ी कर रही हैं। कब तक चलाएगा ग्लाइकोजन से काम बेचारा वो? तो एनर्जी बैलेंस करना, एनर्जी बैलेंस। क्या चीज़? बिल्कुल, वो तो है ही। देखिए भाई, टीचर्स भी इंसान ही होते हैं, है ना? सबकी फिज़ियोलॉजी सेम होती है, तो उनको भी, लेकिन हाँ, यही है कि जो लोग थोड़े जानकार हैं, जिनको अपने बॉडी के बारे में अच्छे तरीके, बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बेहतरीन जो फ़ायदा वो यही है कि आप अपनी बॉडी की बायोलॉजी को समझते हैं। आपको किस टाइम पे क्या खाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ पता होता है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस रख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी को लेकर के बाकी अदर जो सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है। वो कुछ भी खाए। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 फ़ायदा होता है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है तो आरओएस मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है ना? आरओएस के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बनते हैं जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कंडीशन में होती है या स्ट्रेस कंडीशन में होती है। वाटर आप जैसे ही देते हैं तो इनसे बनने वाले जो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, लाइक एजीए, ये सारे फ्री रेडिकल्स को नलीफाई करने का काम करता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो आपने कभी देखा होगा कि जब कभी भी आपको उबासी आ रही होती है या फिर जमाई आ रहा होता है, आपको याइन कर रहे होते हैं, आप पानी पीते हैं तो आपको थोड़ी देर के बाद आप फ्रेश महसूस करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में जब आप डिप्रेस कंडीशन में थे तो आपकी बॉडी में उस टाइम पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, और आपने जब पानी पिया तो वाटर मॉलिक्यूल जा करके इन सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बने हुए थे उनको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने का काम किया। और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। आपकी बॉडी में चलने वाले जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उनको जा करके डिग्रेड करते हैं, मतलब खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के इन साइड में चलने वाले जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी बॉडी बैलेंस तरीके से नहीं रह पाती। पानी से एनर्जी मिलती है। अगर आपको खाना, जैसे सपोज कीजिए किसी कारण से आप सुबह एक बार खाना खाएं और आपको खाना खाने को नहीं मिल रहा है, तो आप इंटरवल पे, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद अगर आप पानी पीते रहेंगे तो पानी से आपको एनर्जी मिलती है। और पानी की रिक्वायरमेंट होती है जब अभी आपके बॉडी में सारे मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन, मतलब सिंथेसिस होती है, जैसे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स का अगर आपका ग्लूकोज में कन्वर्जन हो रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। आपने पढ़ा है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल। पूछ लीजिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। 3 डेज़ का मतलब होता है कि उन्होंने जो बात आपको समझाने की कोशिश की, जितना मैं आपकी बात से समझ पे आया, आपकी बॉडी में फूड को डाइजेशन करने में टोटल 6 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें से लगभग 3 घंटे फूड आपके स्टमक में रहते हैं, वहाँ पे डाइजेशन होता है। 3 आवर्स के बाद आपका स्टमक से इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाता है और इंटेस्टाइन्स में अब्ज़ॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है। अगर 3 दिन लगता तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं तो आधे घंटे के बाद आपको थोड़ी-थोड़ी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। और अगर लिसन 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 आपको आपको हम पॉइंट दे रहे हैं, आप खुद ही बताएँगी। अगर आपके
माउथ के पार्ट से जाने वाले कोई भी चीज़ को ब्लड में पहुँचने तक 3 दिन का टाइम लगता है, तो मेडिसिन विदिन हाफ एन आवर्स में आपका काम करना शुरू कर देता है। 3 घंटे, 4 घंटे में आपका बुखार ठीक हो जाता है, फिर तो वो बुखार आपका 3 दिन के बाद ठीक होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन लगता है, वो उन्होंने किस बात से आपको समझाया ये आपके और उनके बीच की बात है। बट कोई भी चीज़ अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू होकर के जा रही है, तो उसको ब्लड में पहुँचने तक मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम लगता है, मैक्सिमम। दैट इज़ व्हाई अगर आपने नोटिस किया होगा, डॉक्टर जब कभी भी दवा देता है, तो एक डोज़ से दूसरे डोज़ के डिफरेंस में 6 घंटे का अंतराल लगता है। अगर आपने कोई दवा सुबह के 6 बजे खाई है, तो दूसरी दवा आपको दोपहर में 12 बजे खाने को बोला जाएगा। कभी भी 6 घंटे के बीच में मतलब 4 घंटे या 3 घंटे के ड्यूरेशंस पे इंटरवल पे दवा खाने के डॉक्टर नहीं बोलते हैं, है ना? तो उन्होंने आपको किस बात से समझाया, ये तो आप और उनके बीच का कन्वर्सेशन है। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या समझाया। लेकिन किसी भी चीज़ को जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होकर के जा रहा है, उसे ब्लड में पहुँचने के लिए 3 दिन का टाइम नहीं लगेगा। वो विदिन 6 घंटे के बाद ही पहुँच जाता है। इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ बायोलॉजिकली प्रूफ करने के लिए। हो गया सबका डाउट क्लियर या टीसीएस साइकिल पे ही आज क्लास खत्म होनी है? हाँ जी। नहीं भैया, ये तो अभी अभी आज 21 स्लाइड मैंने लगाए हुए हैं और अभी ये दूसरी स्लाइड से पढ़ा रहे हैं। आज आखिरी स्लाइड ये नहीं है, अभी तो ये शुरुआत ही हुआ है। तो पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग बचे हुए हैं, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है। अच्छा, बच्चे तो सभी लोग हैं अभी। ओके, वेरी गुड। पूरा का पूरा आप लोगों ने एनर्जी तो सिर्फ यही टीसीएस साइकिल में ही लगा दिया। ओके, तो अभी मेरे ख्याल से टीसीएस साइकिल के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया। जो पहले नहीं जानते थे उनको अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा मूव करेंगे आगे की तरफ और देखेंगे कि आगे क्या है। सो अब टीसीएस साइकिल में जो आपने पूरा साइकिल को देखा है, उनके स्टेप बाय स्टेप को, हर एक स्टेप्स के और उनके एंजाइम के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो पहला जो स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया कि कंडेंसेशन होगा आपका स्टाइल कोएंजाइम ए का, किसके साथ में, जोलोस्टेट के साथ में वो बनाएगा, क्या सिट्रेट बनाएगा, और इसके लिए जो एंजाइम होगा आपका सिट्रेट सिंथेज होगा। ये एंजाइम आपका काम करेगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स पे, जो कि बनाएगा सिट्रिक एसिड। तो पहला जो एंजाइम होगा आपका दैट इज द सिट्रेट सिंथेज होगा इस साइकिल का। और इस रिएक्शंस में बेसिकली जो मिथाइल कार्बन होगा स्टाइल ग्रुप का, वो ज्वाइंट हो जाता है कार्बोनिल कार्बन से आपका ऑक्सिजन स्टेट से। तो कार्बन नंबर सेकंड ऑक्जेलिक एसिड का और मिथाइल कार्बन आपका स्टाइल कोएंजाइम ए का, इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, बॉन्ड बनता है और कंडेंसेशन की रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं कि ये आपका स्टाइल कोएंजाइम ए है और इसकी बात ये कर रहा है, ये स्टाइल कोएंजाइम ए का मिथाइल वाला ग्रुप और आपका ऑक्जेलिक स्टेट का आपका ये C2 वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बोनिल कार्बन, दिस वन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका बॉन्ड बनेगा, मतलब कि कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऐसे इस तरीके से बन गया। तो इस वाले कंपाउंड को आप सिट्रेट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो लगने वाला एंजाइम है दैट इज द सिट्रेट सिंथेज। सो नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा आपको मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सिट्रेट सिंथेज में पाए जाने वाले जो आपके हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स होता है, उन अमीनो एसिड्स का जो नाइट्रोजन है कैसे रिएक्शन करता है। यहाँ पे सिट्रेट सिंथेज के जो एक्टिव साइट्स होते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जो एंजाइम्स मतलब जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो एस्पार्टेट है। इनका नंबर देकर के आपसे डीबीटी के एग्जाम में ये वाले सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे ऐसे सवाल बनते हैं डीबीटी वाले, खास करके इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हिस्टिडीन 320 है और एस्पार्टेट 375 है। ये सिट्रेट सिंथेज का एक्टिव साइट है और ये एक्टिव साइट पे आपका आया क्या है, स्टाइल कोएंजाइम ए। तो कैसे यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है यही आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एस्पार्टेट का जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा यहाँ पे, इसके साथ में यहाँ पे बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ इनके दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपको 3 स्टेप में रिएक्शन दिखाया जा रहा है। इस पूरे फिगर को समझाने के लिए लगाने का सिर्फ पर्पज ये था, ये आपके अमीनो एसिड्स पूछे जाते हैं, सिट्रेट सिंथेज के एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स क्या क्या हैं।
कभी-कभी आपको नंबर भी देकर के पूछता है, तो हिस्टिडीन याद रखिएगा 320 और एस्पार्टेट याद रखिएगा 375। ये दोनों आपके एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले क्या हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि आपका रिएक्शन करता है। तो आपको हाँ, नंबर नंबर है, हाँ, जैसे मान लीजिए आपका ये पेप्टाइड हो गया 1 से लेकर के 500 तक का, तो इसमें ये आपको हाँ, 375वें नंबर पे जो हिस्टिडीन पाया जाएगा, एस्पार्टेट पाया जाएगा, वो ये है, और 320 पे जो पाया जाएगा आपका ये है। ध्यान दीजिएगा कि हिस्टिडीन जो है वो ऑक्ज़ालिक स्टेट के साथ में रिएक्शन करता है, इसके साथ में, और एस्पार्टेट जो है स्टाइल कोएंजाइम ए के साथ में करता है। ये दोनों आपके एस्पार्टेट हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एस्पार्टेट। हाँ, ये सिट्रेट सिंथेज़, जैसे मान लीजिए आपका ये एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट्स है। तो इस इसके एक्टिव साइट्स पे पाए जाने वाले जो एंजाइम्स है, दैट इज़ द हिस्टिडीन है और एस्पार्टेट है। यहाँ पे हिस्टिडीन है, इस तरीके से इनमें आकर के आपका क्या बनता है, ऑक्जेलोसिटेट और प्लस स्टाइल कोएंजाइम, ये दोनों आकर के यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो इनका रिएक्शन से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एस्पार्टेट से रिएक्शन कौन करेगा आपका, दैट इज स्टाइल कोएंजाइम ए, एक तरफ से, और ऊपर से, मतलब ये आपका क्या है, दैट इज द एक्सियल, मीन्स ऊपर वाला पार्ट होता है और ये आपका नीचे वाला पार्ट है। तो इसके साथ में ये रिएक्शन करता है, साथ में ये अटैक करेंगे, तब जाकर के आपका सेकंड टाइम पे रिएक्शन आपका किससे होगा, हिस्टिडीन वाले से, ऑक्जुलर स्टेट से, तब जाकर के यहाँ पे रिएक्शंस होंगे। फाइनली आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बन जाता है। तो जो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ सिंगल स्टेप में दिखाया गया, उसी का पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इससे जो सवाल पॉसिबल बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिटेट वाया सिस एकोनिटेट। तो सिस एकोनिटेट के थ्रू आपका फॉर्मेशन क्या होगा, आपका आइसोसिटेट का। तो एकोनिटेज एक एंजाइम है जो कि बेसिकली आपका आयरन सल्फर सेंटर को क्या करता है, कंटेन करता है। तो आयरन सल्फर सेंटर क्या होते हैं और किस तरीके से इनका यूज होता है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और ये जो आयरन सल्फर सेंटर होता है, ये बेसिकली दोनों काम करता है, बाइंडिंग करने में भी हेल्प करता है एक्टिव साइट से, एज वेल एज ये रिमूवल भी करता है वाटर मॉलिक्यूल का। तो विच एक्ट बोथ इन द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ एट द एक्टिव साइट्स एंड इन द कैटालिटिक एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आयरन सल्फर सेंटर जो कि एकोनिटेज के पास होता है, ये दो काम परफॉर्म करता है, दैट इज वन इज द सबस्ट्रेट से बाइंडिंग में हेल्प भी करता है, और वाटर मॉलिक्यूल का निकालना या ऐड करने में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो नोन एज द मून लाइट एंजाइम। ये आपके लिए बहुत ही की पॉइंट्स है। आई डोंट नो कि कितने लोगों को इसके बारे में पहले से आइडिया था कि मून लाइट एंजाइम क्या होते हैं। क्या आप में से किसी ने पहले इसका नाम सुना है, मून लाइट एंजाइम के बारे में? हाँ जी। ओके। एक नहीं, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक प्रिंसिपल आया था और उस प्रिंसिपल को लेकर के बहुत सारे कई सालों तक ये प्रिंसिपल आपका चला भी। इसके थ्रू आपको बताया जाता है वन जीन वन एंजाइम। नहीं, वो अलग है, वन जीन वन एंजाइम। इसको बिडेल एंड टाटम ने दिया हुआ था और इनके इस हाइपोथेसिस को पूरी दुनिया ने माना था, और लगभग 20 सेंचुरी तक इनके इस कॉन्सेप्ट को माना जाता रहा। इनका स्टेटमेंट ये था कि किसी भी डीएनए का एक जो जीन होगा, वो एक जीन बेसिकली एक आपके एंजाइम के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब एक टाइप का प्रोटीन या एक टाइप का आपका एंजाइम बनाएगा। इस हाइपोथेसिस को उन्होंने दिया और ये बहुत ही फेमस हुआ था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जिसको बेडल एंड टाटा ने दिया था। बाद में चल करके, मतलब लगभग 20 से 25 सेंचुरी के बाद ये चीज़ को डिस्कवरी हुई कि ऐसा हाइपोथेसिस जो उन्होंने दिया था, ये सब पे यूनिवर्सली फॉलो नहीं होता है। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक ही आपके जीन्स से बनते हैं, मतलब एक ही जीन से आपके बनते हैं, लेकिन उनका फंक्शन एक से ज़्यादा होता है। उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि बिडल एंड टाटम ने दिया था, वो बताया था कि सिंगल जीन से सिंगल एंजाइम बनेगा या प्रोटीन बनेगा और वो सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करेगा। लाइक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर केराटिन बना तो आपके हेयर का स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा, हीमोग्लोबिन बना तो ऑक्सीजन को कैरी आउट करेगा। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, सबके पास अपना यूनिक क्या है, फंक्शंस होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट को आप वन जीन वन एंजाइम के नाम से जानते हैं। मून लाइट एंजाइम का मतलब ये होता है कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, मतलब बिडल एंड टाटम ने जो कॉन्सेप्ट दे करके चले गए, उस कॉन्सेप्ट का ये अपवाद है
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जीन से बनने वाला एक एंजाइम सिर्फ़ एक ही फ़ंक्शन को परफ़ॉर्म करेगा। वो एक ही एंजाइम या एक ही प्रोटीन मोर देन वन फ़ंक्शन को परफ़ॉर्म कर सकता है। सो ऐसे एंजाइम्स को आप मूनलाइट एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो एकोनिटेज उस कैटेगरी में आता है जो कि एक साथ में एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन फंक्शंस को दो परफॉर्म करता है। तो कौन कौन सा, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा और अभी आप देख भी रहे हैं कि इट एक्ट्स बोथ एज एंजाइम एज वेल एज रेगुलेटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक ही मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, मीन्स एंजाइम, जो कि दो काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और ये एंजाइम के तरीके से काम करके ये आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है। तो चूंकि एक ही एंजाइम है जो कि दो काम किया, दैट इज वाई ये वन जीन वन एंजाइम के हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करता। और ऐसे सारे एंजाइम जो कि उस हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम मूनलाइट एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो एकोनिटेज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मूनलाइट एंजाइम। समझ आया? आयरन सल्फर सेंटर का जो काम है वो बेसिकली आपको यही बताया जाता है कि वो एक्टिव साइट्स से बाइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और जब कभी भी डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन वाले रिएक्शंस होते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को निकालने या ऐड करने में हेल्प करता है। ओके। आयरन सल्फर सेंटर जो होता है वो उनके एक्टिव साइट्स में हेल्प करता है, मतलब रिएक्शंस को कराने में हेल्प करता है, बाइंडिंग करने में। हाँ, उसका पार्ट है। यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपको आयरन सल्फर सेंटर के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये आपका पूरा जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये आयरन सल्फर सेंटर है। और ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये इसका एक्टिव साइट्स है सी सेकोनिटेज का, जहाँ पे सिस्टीन क्या है आपका अमीनो एसिड्स है जिसके साथ में सल्फर आपके जुड़े हुए हैं। ये इसका आयरन जो है, ये आयरन चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर आपके जो सबस्ट्रेट हैं सिट्रेट, उनका जो नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से शील्डिंग करने क्या करता है, काम करता है, तो जोड़ने में क्या करेगा, हेल्प करता है। तो इस तरीके से एकोनिटेज के एक्टिव साइट्स पे पाया जाने वाला आयरन सल्फर सेंटर उसके सबस्ट्रेट के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी को इम्प्रूव करने का क्या करता है, काम करता है। साथ साथ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, रिलीज कर सकता है या वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऐड करा सकता है। ये दोनों काम करने का काम करेगा। तो मून लाइट एंजाइम क्या होते हैं, क्यों इनको बोला जाता है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत लेट से जाती है क्या, क्योंकि मैं बोल करके वेट करता रहता हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब आप लोग सुन नहीं पाते हैं या फिर रिस्पॉन्स ही लेट से देते हैं? कोई नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ से वहाँ आवाज़ को जाने में डिले हो जाता है। तो फिर इतना आप लोग डिले क्यों करते हैं? मैं कोई चीज़ पूछ के वेट करता रहता हूँ, उधर से कोई जवाब भी नहीं आता। ओके, कोई नहीं, इट्स ओके। ये यही तो समझ नहीं आता कि या तो फिर ये हो सकता है कि लॉगिन करके चले जाते होंगे, ध्यान नहीं है वहाँ पे क्लास पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर क्लास पे ध्यान है तो फिर रिस्पॉन्स तो आना चाहिए एटलीस्ट ना। कई बार मैं कुछ पूछूंगा, कुछ जवाब ही नहीं आता, पता नहीं चलता कि हाँ रहते भी हैं या सिर्फ लॉगिन करके चले जाते हैं कहीं पे। अब नाम लेकर के सबका, अब देखो अभी भी कोई बोल नहीं रहा। मतलब ये अपने आप में कितना स्ट्रेंज है कि अभी भी कोई नहीं बोल रहा। क्या नहीं हो पाता? चलिए कोई नहीं, इट्स ओके, ठीक है ठीक है।
चलिए कोई नहीं, मतलब मैं बस इस बात के लिए थोड़ा वो रहता हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब कि आवाज़ मेरी सुनाई दे तो रही है ना प्रॉपर तरीके से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोगों को चीज़ें सही से जा रही हों, मतलब डिलीवर हो रहा हो, बस इस बात का मुझे कन्फर्मेशन मिलता रहे, दैट इज़ वाई मैं पूछता रहता हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका सिट्रेट है वो एक्टिविटीज़ की हेल्प से जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो पहले आपका यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है सी सेकोनिटेट, इसके बाद आपका फिर से आपका जो बन जाएगा दैट इज आइसोसिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि अगले स्टेप में आप ये देखेंगे। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू द अल्फा कीटो ब्यूटारेट एंड CO2 मॉलिक्यूल। तो अब आपका जो आइसोसिट्रेट बना हुआ है ये, इसको एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज करेगा, और जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशंस होंगे और उसके थ्रू आपको क्या बनेगा, अल्फा कीटोब्यूटारेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेज इन द सेल्स में, और जिसमें से आपका वन जो होता है, एक टाइप के एंजाइम को Na++ रिक्वायरमेंट होती है एज ए कोफैक्टर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में, और दूसरे वाले को Na++ यूज होता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में। तो दो टाइप्स के आपके पाए जाते हैं डिहाइड्रोजिनेज, मतलब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम है, और जो कि दो तरीके के पाए जाते हैं, और एक एक जो पार्ट होता है वो एक टाइप का जो होता है Na+ यूज करता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और दूसरा जो होता है NADP+ यूज करता है। तो यहाँ पर आप उसके रिएक्शंस को देख सकते हैं कि आइसोसिट्रेट है, और आइसोसिट्रेट का यहाँ पे Na++ से NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज बाई हाइड्राइड ट्रांसफर ऑफ Na+ और NADP+ से, और इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, डी कार्बोक्सिलेशन होंगे, CO2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका निकल जाएगा, देन इसके बाद रीअरेंजमेंट होकर के आपका यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो बनेगा वो आपका क्या होगा, एसोसिएटेड से ये 5 कार्बन कंपाउंड होंगे, 1 2 3 4 5, जबकि आपका क्या होगा 6 कार्बन का कंपाउंड रहेगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिडक्शन हुआ एक मॉलिक्यूल का, तो जहाँ पे आप CO2 ग्रुप में निकल जाता है, तो CO2 ग्रुप में कौन निकलेगा, ये वाला कार्बन निकल जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दिस वन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होगा वो कन्वर्ट किस में होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए एंड CO2 मॉलिक्यूल्स में, और इसको कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है दैट इज द अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, और इसकी हेल्प से ये होता है। तो Na++ जो होता है वो सर्व करता है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, और कोएंजाइम ए जो होता है वो कैरियर का करता है सक्सिनिल ग्रुप का। तो सक्सिनिल ग्रुप को कैरी कौन करेगा, आपका कोएंजाइम ए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, Na++ इस वाले रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटारेट है जिसका कि CO2 मॉलिक्यूल्स आपका ये वाला आपका CO2 फॉर्म में निकल जाता है, यहाँ पे Na++ से NADH का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम जो होंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होंगे, और इस तरीके से कंपाउंड आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट, तो किस तरीके से सक्सिनल कोएंजाइम ए से जो आपका एक एंजाइम होगा सिंथेटेज, और ये सक्सिनेट बनाने का क्या करता है, काम करता है। तो सक्सिनल कोएंजाइम ए और इसके बाद आपका यहाँ पे सक्सिनेट, ये दोनों कंपाउंड आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो लगने वाला एंजाइम होगा आपका सक्सिनल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, काम करता है। DDP से GTP का सिंथेसिस होगा, और यहाँ पे थायोल बॉन्ड का ब्रेकआउट हो करके बेसिकली एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है, और ये बॉन्ड में फॉस्फोरस बॉन्ड क्या होगा, सिंथेसाइज हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। तो इस तरीके से सक्सिनेट जो होगा वो सक्सिनल कोएंजाइम ए से जो आपका बना हुआ है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, फ्यूमरेट बनाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम लगेंगे वो आपके सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लगेंगे। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ टाइटली बाउंड टू द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ये पॉइंट आपके CSIR में पूछा गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक लौता पूरे TCA साइकिल का ये एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के साथ में क्या है, इंटरेक्टेड है। यहाँ पे लोकेशन है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के इनर पे अटैच है। बाकी सबके सब कहाँ पाए जाएंगे, आपके यहाँ पे मैट्रिक्स में। तो सवाल आपसे क्या पूछा जाता है कि TCA साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम में से कौन सा वो एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है या इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। तो आप वहाँ पे याद रखिएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो कि आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच रहता है या उस पर पाया जाता है। बाकी सारे जो एंजाइम्स होंगे वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सक्सिनेट से आपका क्या बनना हो रहा है, दैट इज द फ्यूमरेट का। तो फ्यूमरेट आपका जो है वो क्या है, ऐसे ट्रांसफॉर्म है इस तरीके से, जबकि ये क्या है आपका सक्सिनेट जो है आपका वो सिस फॉर्म है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाया जा रहा है हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरेट टू द मैलेट। तो फ्यूमेरेट से मैलेट आपका जो बनेगा, फ्यूमेरेट जो होगा एल मैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कटलाइज करने के लिए जो फ्यूमेरेज रिएक्शंस होंगे, फ्यूमेरेज एंजाइम होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फ्यूमेरेट है, इससे आपका ये एंजाइम है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा कार्बन आयन के फॉर्म में। फिर इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आएगा, जुड़ करके आपका क्या बना देगा, एलमेटेड बना देगा। तो ये भी आपको देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ये भी आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो एल मैलेट और एल फ्यूरेट ये दोनों आपके क्या है, ट्रांसफॉर्म होते हैं, 4 कार्बन के कंपाउंड हैं। आखिरी स्टेप है मैलेट टू द ज्वेलर स्टेट में। तो यहाँ पे एल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, काम करेगा, और जो एल मैलेट है उसका फिर से कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में। तो ऑक्जेलो स्टेट जो कि आपका रिएक्शंस के स्टार्टिंग में लगा था, अब वो रिएक्शंस के लास्ट में फिर से क्या होगा, रीजनरेट हो जाता है। तो कौन कौन से आपके प्रोडक्ट बनेंगे टीसीएस साइकिल्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टाइल को एंजाइम में क्या करेगा, एंट्री करेगा, यहाँ पे आपका एक एनएडीएच बनेगा, फिर एक एनएडीएच बनेगा, फिर इसके बाद एनएडीएच बनेगा। तो 3 आपके क्या बनेंगे, एनएडीएच बनेंगे, एक आपके स्टाइल कोएंजाइम ए से, इसके बाद एक आपका क्या बनेगा, एफएडीएच बनेगा, और एक आपका क्या बनेगा, दैट इज द एटीपी या जीटीपी बनेगा। और इसके बाद आपके यहाँ पे एक साइकिल से क्या होंगे, 2 आपके CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये सारे जो कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड्स आपको हाईलाइट किए गए हैं, ये इनके प्रोडक्ट हैं जिसको कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, एक NADH, एक NADH और एक NADH, 3 NADH निकलेगा, एक FADH2 निकलेगा और एक आपका GTP निकलेगा। तो कभी कभी आपसे सवाल ही पूछा जाता है ऐसे NADH, FADH और CO2 और ATP को लेकर के कॉम्बिनेशन बना करके कि एक TCA साइकिल के चलने के लिए कितने आपके बनेंगे। तो ऐसा को कॉम्बिनेशन आपको दे सकता है 3 NADH, 2 FADH इस तरीके से, या 2 ATP इस तरीके से। तो आपको ये वाला संख्या याद रखना चाहिए, 3, 1, 1 एंड 2। CO2 मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो 2, ATP आपका 1 और FADH2 आपका 1 और NADH आपका 3। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन से ऐसे एनर्जी बैलेंस सीट देख लीजिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर इसको लास्ट में भी हम लोग देख पाएंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए 1 ATP क्या होती है, आपकी खर्च हो जाती है। 6 फॉस्फेट से 1 6 फॉस्फेट के लिए आपकी 1 ATP क्या होती है, खर्च हो जाती है। यहाँ पे ग्लिसराइड है, 3 फॉस्फेट से 1 3 फॉस्फेट ग्लिसराइड बनाने के लिए आपका 3 या 5 स्टार लगा हुआ है। जो होगा नंबर ऑफ एटीपी क्या होंगे यहाँ पे फॉर्म्ड होंगे, ये दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपका ग्लाइकोलिसिस में फिर से आपका 2 एटीपी यहाँ पे बनेगा। फिर इसके बाद पायरुवेट वाले में दिखाया जा रहा है आपको 2 एटीपी बनेगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे पायरुवेट से स्टाइल कोएंजाइम के लिए यहाँ पे 5 दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आइसोसिट्रेट के स्टेप में 5 5 इस तरीके से नंबर ऑफ एटीपीज के बारे में देखा करके फिर आपको टोटल यहाँ पे 30 या 32 इस तरीके से बनेगा। इसके बारे में हम लोग जब टीसी साइकिल पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में फिर से पढ़ा देंगे, ये सीट आपको मिल जाएगी तो आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि वाई टीसी साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द एम्फीबोलिक साइकिल। तो इसको आप एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड्स आपके कैटाबोलाइज होते हैं उनके थ्रू बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रिकर्सर का काम करते हैं सिंथेसाइज होने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए होता है, ये प्रिकर्सर का काम करता है पोरफायरिन और हिम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, एनाबोलिज्म हुआ, सिंथेसिस हुआ। और इसके साथ साथ में आपने यहाँ पे देखा कि कैटाबोलिज्म हो रहा है। तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की प्रोसेस जो हो रही होती है, दैट इज़ वाई आप इसको एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, सिंपली सिर्फ 2 कार्बन के कंपाउंड से 6 कार्बन को कंपाउंड बनाने के लिए इतना बड़ा तामझाम जो हो रहा है, ये बायोलॉजिकली बेसिकली फेवर वाला काम नहीं होता है। टीसीए साइकिल टोटली वेस्ट हो सकता है अगर सिर्फ इसका मोटो यही हो कि हाँ 2 कार्बन के कंपाउंड को कन्वर्ट किया जाए 6 कार्बन के कंपाउंड में, फिर उसको फिर से कन्वर्ट किया जाए 4 कार्बन के कंपाउंड में, यहाँ से डीपी निकले। अगर सिर्फ ये मोटो होता तो ये टोटली बायोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट ऑफ एनर्जी था। लेकिन इस प्रोसेस से बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन डेरिवेटिव्स और कार्बोहाइड्रेट के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट वाले हैं उनकी सिंथेसिस करने के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका टीसीए ही साइकिल से निकल करके आते हैं। जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, हीम। तो हीमोग्लोबिन को बनने के लिए हीम प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सक्सिनिल कोएंजाइम ए का होना ज़रूरी है। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए कहाँ से मिलेगा, टीसीए साइकिल से। तो ये एडवांटेज है इसका कि ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए तो करता ही है काम, लेकिन इसके जो इंटरमीडिएट होते हैं वो बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए प्रिकर्सर का क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्जेलो स्टेट जो है आपका बेसिकली क्या करेगा, पायरिमिडीन्स बनाएगा। और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड को बनाने
के लिए पायरिमिडिन्स की बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरत होती है, राइट? तो आप इसको देख सकते हैं। यही ऑक्ज़ालो एस्टेट आपका यहाँ पे पीएपी बना देगा और इस पीएपी से इतने सारे अमीनो एसिड बनेंगे, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फाइनलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, और ये सारे के सारे अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मीन्स ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में, प्रोटीन की सिंथेसिस में, मतलब हीमोग्लोबिन बनाने की सिंथेसिस में, इन सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे देखिए आपको फैटी एसिड एंड एस्टेरॉल बनाने के लिए हेल्प में भी काम आ रहा है। ये फिर से आपके अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पे प्यूरिन बनाने के लिए भी काम आ रहा है। तो जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लिक एसिड का या प्रोटीन्स का सिंथेसिस होने के लिए जिन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का जो प्रोडक्शन हाउस है वो कौन है, दैट इज द टीसीए साइकिल. So not only for the purpose of oxidation of a glucose molecules, that is for the production of ATP, it is more and more important as for the productions of a precursor molecule for the most of the compound which is needed by the cells. तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का ये सिंथेसिस करता है जो कि आपके सेल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. दैट इज़ वाई ये साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेंट्रल साइकिल मतलब यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल सेंट्रल मेटाबॉलिक साइकिल के नाम से जाना जाता है. सारे जितने भी टाइप के आपके ऑर्गेनिम्स होते हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उन सभी में सबसे ज़्यादा डाइवर्स टाइप का जो कंपाउंड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, टीसी साइकिल से बनेगा. यहाँ से आपका फैट भी काम कर सकता है, प्रोटीन भी काम कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी बन सकता है, न्यूक्लियोटाइड भी इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इन्वॉल्व हो सकता है. ये सारे डाइवर्जन हैं और इनके प्रोडक्ट से इन सारे मॉलिक्यूल क्या होती है, सिंथेसिस होती है. दैट इज़ वाई टीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए नहीं. तो कार्बोहाइड्रेट का 2 कार्बन की कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड बना करके फिर से 4 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए इतना बड़ा तामझाम नहीं हो रहा है. इतना बड़ा तामझाम हो रहा है उनके थ्रू बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं इंटरमीडिएट, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, काम करते हैं. दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया कि ये मतलब कि एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस भी होते हैं. मतलब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स अगर आपके बाहर निकल जा रहे हैं तो जो चीज़ें आपकी बन रही हैं उनका बैलेंसिंग कैसे होता है. तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शंस देखा गया जिसको बोलते हैं एनापोलिटिक रिएक्शन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपके जेएनयू के पीएचडी के एग्ज़ाम में आईसी टाइफर का जो एग्ज़ाम कराता है, TIFR टाइफर एंड जेएनयू पीएचडी एंड ICMR, इन सारे एग्जाम में ये वाले रिएक्शन से बड़ा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है. आप डीबीटी का देने जा रहे हैं जो लोग भी, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे एग्जाम्स में एनापोलिटिक रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, क्या होते हैं और क्यों होते हैं. तो होते क्या है, पहले आप ये देखिए. इनका मतलब होता है रिप्लेस करने वाले रिएक्शंस, और इनकी ज़रूरत ये होती है क्योंकि जब आपका टीसीए साइकिल एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होता है तो मॉलिक्यूल्स के लेवल को, कंसंट्रेशंस को बनाए रखने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स को निकलना होता है जिसके लिए स्किप करना होता है. दैट इज़ वाई ये रिएक्शंस क्या होते हैं, चलते हैं. सो एज इंटरमीडिएट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल्स आर removed to serve as a biosynthetic precursors, they are replacements by the anapolytic reactions. जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस टीसीए साइकिल्स के जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं वो आपकी बॉडी में बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर का क्या करते हैं, काम करते हैं. तो जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो उनका उनका कंसंट्रेशन मैनेज कौन करता है, ऐसा करने के लिए ही यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं एनापोलिटिक रिएक्शन. तो कौन कौन से रिएक्शंस हैं जरा आप ध्यान दीजिए. तो नंबर पहला है पायरुवेट से आपका ऑक्सैलो एस्टेट का बनना. ये इंटरकन्वर्जिबल होता रहता है. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि पायरुवेट से कार्बोनिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा या ऑक्सैलो एसीटेट से आपका पायरुवेट बनाएगा. तो दोनों का बैलेंस आपका बना रहता है और जहाँ पे आपका होगा वो लीवर है और किडनी है. इसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा. तो ऑक्सैलो एसीटेट से आपका पीईपी बन सकता है, पीईपी से आपका ऑक्सैलो एसीटेट बन सकता है. ये मसल सेल्स में और हार्ट में पाया जाता है. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा और ये आपका हायर प्लांट में, ईस्ट में, बैक्टीरिया में होता है. और पायरुवेट से फिर कार्बोनिक एसिड रिएक्शन करके एनएडीपी के साथ में मैलिक एंजाइम के साथ में मैलेट बनाएगा जो कि आपका वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है यूकेरियोटिक एंड बैक्टीरिया में. तो ये 4 रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि आपके टीसीए साइकिल को के इंटरमीडिएट के कंपाउंड को हमेशा बैलेंस बनाए रखने क्या करते हैं, काम करते हैं. ये रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिनसे अगर कोई मॉलिक्यूल, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल
कि आपका ऑक्सोजन एसीटेट चला गया कहाँ पे बनाने के लिए, किसको, दैट इज द प्यूरिन को, और पायरिमिडिन को बनाने के लिए चला गया, तो इसका लेवल जब कम होगा तो तुरंत उस टाइम पे ये एंजाइम काम करेगा, पायरुवेट से क्या बना देगा, ये बना देगा तुरंत का तुरंत। मान लीजिए पायरुवेट आपका कोई बायोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, और उस टाइम पायरुवेट की कमी पड़ी, तो ये एंजाइम काम करेगा, इस वाले से फिर से क्या बना देगा, पायरुवेट बना देगा। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो रिएक्शंस चलते हैं उनको बोलते हैं एनापोलिटिक रिएक्शन, और ये रिएक्शंस आपके, और इन रिएक्शंस में चार जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन्हीं रिएक्शन से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्या होता है? हाँ, बोलते हैं बिल्कुल, वो आपसे वहाँ पे ऑप्शन में दिया जाता है कि एनापोलिटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले कौन-कौन से एंजाइम हैं, या तो आपको प्रोसेस दिया जाएगा या तो एंजाइम का नाम दिया जाता है। और आप अभी आपको एक साइकिल पढ़ाएँगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस का उल्टा होता है, रिवर्स प्रोसेस चलती है। तो वहाँ पे ये सारे जो एंजाइम्स हैं ना, वहाँ पे काम आते हैं। तो आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा ये सारे एंजाइम। नेक्स्ट एंड लास्ट है टीसीएस साइकिल का, कि टीसीएस साइकिल का रेगुलेशन कौन कौन से पॉइंट पे हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फिगर आपको बहुत सारे मैसेज को देख करके जाएगा, इसको अच्छे से समझिए। रेड वाले जो क्रॉस लगे हैं वो सब आपके क्या है, दैट इज द इनहिबिटर है। ग्रीन वाले जो ऐसे एरो दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, आपके एक्टिवेटर हैं। तो पायरुवेट से आपका ये बनने के लिए जिस एंजाइम जो आपका ये है, इस एंजाइम को रेगुलेट कौन कौन कर सकता है, एएमपी कोएंजाइम ए, एनएडी प्लस एंड कैल्शियम प्लस, ये सब का कंसंट्रेशन अगर सेल्स में होगा तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इनहांस करेंगे। जबकि सेल्स में अगर आपका एटीपी होगा, स्टाइल कोएंजाइम ए होगा, एनएडीएच होगा, फैटी एसिड होगा, तो ये सब इस वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, मतलब रोक देंगे। वैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए से ऑक्जेलो एसीटेट का कॉम्बिनेशन होकर के आपका जब बनेगा सिट्रेट, तो ये जो एंजाइम होगा इसको आपको रेगुलेट कौन करेगा, ये दो कंपाउंड। एडीपी अगर होगा तो आपका ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मतलब कि प्रोसेस और इन्हांस करेगा। एनएडीएच सक्सिनल कोएंजाइम में सिट्रेट और एटीपी अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, उसको इनहिबिट करेंगे, उस प्रोसेस को चलने नहीं देंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द आइसोसिटेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे एटीपी एज अ इनहिबिटर का काम करता है, कैल्शियम और एडीपी एज अ एक्टिवेटर का काम करता है। अगला आपका जो रेगुलेटरी एंजाइम है दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनने वाला सस्टेनेबल कोएंजाइम ए, जो कि एंजाइम है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कैल्शियम प्लस जो होगा आपका क्या होगा, एज एक्टिवेटर का काम करेगा, और सस्टेनेबल कोएंजाइम ए और एनएडीएस क्या होंगे आपके, एज अ इनहिबिटर का काम करेंगे। ये आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि जो इस रिएक्शन में, मतलब साइकिल में जो आपका प्रोडक्ट बनता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स हमेशा आपके लिए क्या होंगे, इस साइकिल के लिए इनहिबिटर का काम करेंगे। जैसे इसमें बन क्या क्या रहा है, एनएडीएच बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये आपका इन्वॉल्व हो रहा है, मीन्स बन रहा है, और एटीपी बन रही है। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके लिए क्या होंगे, दैट इज इनहिबिटर का काम करेंगे। और जो मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है इन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, जैसे एटीपी को बनाने के लिए एएमपी या एडीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होगा, एज एक्टिवेटर का काम करेगा। कोएंजाइम्स को बनाने के लिए, स्टाइल कोएंजाइम्स को बनाने के लिए कोएंजाइम ए की रिक्वायरमेंट होती है। एनएडीएच को बनाने के लिए एनएडी प्लस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जिनसे कि उनका फॉर्मेशन होगा वो सब क्या करेंगे, एक्टिवेटर का काम करेंगे। कैल्शियम जो कि आपका डबल केटायन है, वो हमेशा आपका एज एक्टिवेटर का ही काम करता है। किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में इनहिबिटर और एक्टिवेटर को याद रखने का तरीका आप जान लीजिए, कि उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में बनने वाले जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा एज अ इनहिबिटर का काम करेंगे, जिनसे उन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है वो हमेशा एक्टिवेटर का काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वही मैकेनिज्म होता है, आप उसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज कि एडीपी से आपका सिंथेसिस किसका हो रहा है, एटीपी का। मान लीजिए कोई ये प्रोसेस है, प्रोसेस मान लीजिए एक्स है, तो इस प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले ये दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर सेल्स में एटीपी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये जो एक्स एंजाइम है ये जाकर क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा और मैसेज देगा कि भैया अभी आपको फाइनल काम करने की ज़रूरत नहीं है, एटीपी सेल्स में है। तो ये इसका जो प्रोडक्ट होगा ये इसको इनहिबिट करेगा, जबकि जिससे ये बन रहा है अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। यही एक रूल होता है।
मेटाबॉलिक प्रोसेस के इनहिबिटर को समझने के लिए। चाहे आप टीसीए साइकिल के देखेंगे, चाहे आप ग्लाइकोलाइसिस का देखेंगे, चाहे आप पीपीवी का देखेंगे, चाहे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस का देखेंगे, कोई भी साइकिल में जो कंपाउंड आपका उस साइकिल में या पाथवे में आपका बनता है, वो वाले मॉलिक्यूल्स उन साइकिल्स में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए एज अ इनहिबिटर का क्या करते हैं, काम करते हैं। जबकि जिस कंपाउंड से उनकी सिंथेसिस हो रही होती है, मतलब उनके प्रिकर्सर वाले, वो हमेशा एक्टिवेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि रेगुलेटरी साइट्स होते हैं, और इन सब का जो रेगुलेशन किया जाता है ना, उसको बोलते हैं आप एलोस्टेटिक रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? एलोस्टेटिक रेगुलेशन। क्यों? आपको जब एंजाइम पढ़ाया था, तो एंजाइम में आपको एक चीज़ बताया था, याद है कुछ? ये इसको तो आप बोलते हैं एक्टिव साइट्स, और इसको आप बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। याद आया? जी हाँ, यहाँ से तो सबस्ट्रेट आपका बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपके रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। जैसे ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड करता है ना, इसका ये जो कन्फर्मेशन होता है, ये स्लाइटली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाता है। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एंजाइम के इसी वाले साइड पे जाकर के बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इन सब का रेगुलेशन कैसा होगा? एलोस्टेटिक रेगुलेशन। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब ये सारा प्रोसेस हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बहुत टाइम हो गया है। ओके, तो टीसीए साइकिल फाइनली आप लोगों ने देख लिया कि टीसीए साइकिल आपका क्या होता है, क्या उसके रेगुलेशन है, क्या उसके मैकेनिज्म है, इनहिबिटर एक्टिवेटर कौन से हैं, कितना एटीपी, एफएडीएच, एनएडीएच कितना बन रहा है, कितना CO2 मॉलिक्यूल बन रहा है, साइकिल को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम आपको बन सकती थी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिससे आप टीसीए साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही।